आज हमारे साथ है इंडिया के जाने माने आर्टिस्ट इंकर जगदीश कुमार जी, और हम उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। जगदीश जी, कम ऑन। ये शुक्रिया जी मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। हेलो जगदीश जी। आप सभी को नमस्ते। शुक्रिया। नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो जगदीश भाई, आप इतना फॉर्मल मत होइए, हम सब आपके फैन हैं। आप हमको ऐसा करना चाहिए। आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो फैन मच। से तभी हम जगदीश जी को, आपसे ही है। व्यूअर्स को मैं बता दूं, जगदीश जी को हम लोग काफी समय से परेशान कर रहे हैं कि वो हमारे पॉडकास्ट में आए, और मतलब सॉरी फॉर दैट, लेकिन फाइनली आप आए, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सो थैंक यू जगदीश जी। इसी के चलते जगदीश जी ने सोचा कि अब मैं जीवन भर के लिए परेशान हो जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद जगदीश जी आपको। हाँ, काफी लंबे टाइम से इंतजार था मुझे भी कि हो जाए, तो आखिरकार हो ही गई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट। तो जगदीश जी शुरू करते हैं, और जनरली हम लोग का पहला सवाल वही होता है, आपकी जर्नी तो कैसे, वैसे तो सभी लोगों को पता है, एज अ फैन स्टार्ट हुई थी, फिर आप राज कॉमिक्स के साथ ही काम करने लगे, और फिर तब से आपका सफर चलता आ रहा है। बट थोड़ा आप अपने साइड से बताना चाहेंगे कि कब से आपको शौक लगा कॉमिक्स का, और फिर इंकिंग के क्षेत्र में कैसे आना हुआ, और राज कॉमिक्स का थोड़ा सा आप बता देंगे तो आपके मुंह से भी अच्छा लगेगा सुन के। कॉमिक्स का तो मैं जुड़ाव जो है, कॉमिक्स का तो मुझे बचपन से ही, मतलब मैं शायद 3rd क्लास में था, तब से ही मेरा कॉमिक्स से जुड़ाव था। मैं बच्चों को पढ़ते हुए देखता था स्कूल के बाहर में, मतलब कुछ एक बच्चे पढ़ते रहते लाके स्कूल में। और उस टाइम तो कॉमिक का ऐसा था, ये बात है 1989 की, 89-90 की। तो आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब वही 91-90 के आसपास की बात है, जब मैं 3rd क्लास में था। तो बच्चों को पढ़ते हुए देखता था, फिर मैंने भी पढ़नी शुरू की कॉमिक्स से। तो मेरे हाथ सबसे पहले कॉमिक्स लगी प्रलंकारी मणि नागराज की। अब वो कॉमिक्स मैंने पढ़ी तो उसमें होने को नागराज था नहीं उस कॉमिक के अंदर, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी थी कि इंटरेस्टिंग थी और अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मेरे पापा जी ने ला के देना शुरू किया मुझे कॉमिक्स से। और उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, तो आज तक, कल रात को भी कॉमिक्स पढ़ी है। तो चल रही है। जगदीश बाकी जी, आर्टिस्ट बनने का तो वो, हाँ, ये प्रलयंकारी मणि आपने बोला, मुझे एकदम से याद आ गया क्योंकि लास्ट हफ्ते ही हम लोग ये नागग्रंथ सीरीज पढ़ रहे थे यहाँ सब कोई, विवेक भाई, हाँ, मैं, हाँ, हाँ, जीत भाई, हम सबने पढ़ी है। तो उसमें हाँ, प्रलयंकारी मणि का जो स्टोरी है, उसका एक डिफरेंट वे से प्रेजेंटेशन है। आपका ओरिजिनल जो शंकर शहनशाह का जो बैकग्राउंड स्टोरी है, तो तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब लाइफ कम से फुल सर्कल नहीं लगा आपको ड्रॉ करते वक्त, कि आप शुरू किए वो कॉमिक से और फिर ड्रॉ कर रहे हैं वैसी कहानी? उससे पहले वैसी मिलती जुलती कहानी आपने जो, अगर वो क्या नाम से, नरकनाशक नागराज की पढ़ी, उसमें भी था ऐसा। जी, वही उस वही टाइम भी मुझे उसी लगा था कहानी कि को बोल रहा हूँ मैं, जो सेम तो मुझे उस टाइम करते हुए रियलाइज हो रहा था कि भाई पहली कॉमिक्स मैंने वही की और ऐसे ही वो दोबारा कर उस पे करा। सेम ऐसा ही मुझे लगा था। मेरी फेवरेट कॉमिक ग्रैंड मास्टर रोबो सुपर कमांडो ध्रुव की है। तो आपको याद होगा ललित जी ने भी एक कवर बनाया था, ललित शर्मा जी ने। तो जब राज कॉमिक्स में बैठता था ना उस टाइम पे, तो जब वो कवर मैंने किया, तब मुझे वो, मतलब वही पुरानी फील था कि मेरी फेवरेट कॉमिक, जिसमें मैं सोचता था हमेशा कि कभी ध्रुव की मूवी आए तो इसी पे आनी चाहिए। मतलब वो इतनी अच्छी स्टोरी है ग्रैंड मास्टर रोबो की, कभी मूवी आए तो उस पे आए। और जब मैं उसका कवर कर रहा था, मेरे अंदर वही फीलिंग थी कि इतनी मतलब मेरी फेवरेट कॉमिक्स, और उस पे आज मेरे को कवर करने का मौका मिल रहा है। तो ये होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। बस दुख होता है जब किसी कैरेक्टर को मुझे मेरे पास पेज आता है और जिसमें मुझे उसको, मतलब लास्ट उसका वो होता है, जैसे वीर गति थी नागराज की जी, तो उसमें नागराज को, मतलब लास्ट में वो बाबा गोरखनाथ उसे गोद में उठाए हुए हैं और वो मरा हुआ नागराज है। तो आंसू निकल गए थे उस टाइम पे, भाई अपने हीरो को ऐसे इंक करना, मतलब फीलिंग तो रीडर की रहती है हमेशा उस पे। मतलब आपकी शुरुआत लेकिन आपने राज कॉमिक्स से ही की एज ए रीडर भी? हाँ, रीडर तो मतलब राज कॉमिक से की थी। सबसे पहले कॉमिक जो मैंने पढ़ी थी वो प्रलंकारी मणि पढ़ी थी। उसके बाद फिर उस टाइम पे राम रहीम की ये चल रही थी, मौत का अस्पताल, और ये कुछ कॉमिकें आती थी ना उस टाइम पे, जो राम रहीम की खोपड़ी का वो
सर्प मंदिर का वो शैतान ऐसे कुछ थी। तो राम रहीम की काफी कॉमिक उस टाइम थी, फिर वो भी पढ़ना शुरू किया, मनोज कॉमिक्स वगैरह। बाकी आर्टिस्ट के तौर पे तो मैंने मतलब कॉमिक्स में तो डायरेक्ट नहीं किया था मैं, उससे पहले थोड़ा बहुत ड्राइंग करता था, तो एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां से थोड़ी बहुत सीखी। वहां वो था कि मतलब वो कॉमिक्स ड्राइंग सिखाते हैं, तो उस तरीके से मैं वहां गया कि भाई कॉमिक्स वगैरह कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बस यही देख देख के कॉमिक्स से जैसे ड्रॉ करनी होती है ना, कि भाई आप कॉमिक्स से ड्रॉ कर लो देख के, तो मुझे लगा कि ये मतलब ऐसे तो मैं घर पे ही करता था ड्रॉ, मतलब देख देख के तो मैं आर्ट ड्रॉ ही करता था। उन्होंने कुछ मतलब टेक्निकल चीज नहीं सिखाई उसमें। फिर मुझे जॉब मिली एक मतलब डिजाइनर की, तो मैं 3 साल के लिए डिजाइनर की जॉब में चला गया। फिर थोड़ा सा छूट गया था लगाओ, मतलब कॉमिक का आर्ट से थोड़ा कम हो गया था। फिर लेकिन उसके बीच में मैं ना मतलब जब सन 2000 के आसपास में राज कॉमिक्स गया था एक बार कॉलेज से अपने कि मतलब चांस एक भाई काम मिल जाएगा, ड्राइंग आती है, तो अपना आर्ट लेके गया। लेकिन ये है कि अब भाई वहाँ उस टाइम पे स्टैंडर्ड हाई थे काफी, मतलब डी ग्वाल जी थे और धीरज वर्मा सर का काम काफी मतलब बड़े बड़े काम आता था उसके अंदर उस टाइम पे 2000 में। तो मतलब देखा, मुझे एक फैंग का काम दिया उन्होंने कि ठीक है आपको एक फैंग की स्टोरी देते हैं, उस पर बनाइए। मैंने बनाया, तो विवेक मोहन सर थे, उन्होंने कहा कि भाई आर्ट तो ठीक है लेकिन थोड़ी और स्टडी करो अभी। तो कुछ टाइम 2-3 महीने उन्होंने वहीं मुझे बिठाया अपने ऑफिस में राज कॉमिक के। लेकिन ये था कि कुछ मतलब अर्निंग नहीं थी वहां पे उस टाइम पे। तो कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी कहते थे कि भाई ऐसे सीखते सीखते तो कंपनी जिस तरह थोड़ी डावाडोल हो रही है, कॉमिक इंडस्ट्री मतलब खत्म ही हो रही थी उस टाइम पे 2000 के आसपास। दूसरे पब्लिशर्स बंद हो गए थे, मनोज कॉमिक, तुलसी कॉमिक। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने तुम सीख के कॉमिक लाइन में आओगे तो उस टाइम तक तो मतलब हो सकता है इंडस्ट्री इतनी रहे ही ना। फिर मुझे जॉब मिली तो मैं जॉब करने चला गया। तो 3 महीने मैंने फिर जो है दूसरी डिजाइनर के तौर पे जॉब की। ग्लास पे डिजाइन होता है ना शीशों पे, वो चीज का काम किया। तो जगदीश जी मतलब आपने फिर फॉर्मली आर्ट कॉलेज या जो मतलब उस तरह की डिग्री वगैरह या मतलब आर्ट के लाइन में ही जाने के लिए उस तरह से कुछ सोच के आपने शुरुआत नहीं की थी? आप मतलब एक तरह से लाइकिंग थी इस चीज में, आप बाद में इसमें आ गए, इज दैट राइट? मतलब जैसे सभी जो कॉमिक फैंस या जो नॉर्मली अभी सभी स्कूल के जो बच्चे होते हैं 8वीं 9वीं में थोड़ी बहुत ड्राइंग शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं, इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही मेरा था, बस ये था कि थोड़ा कॉमिक्स की तरफ ज्यादा रुझान था, उसी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा। तो फिर मुझे एक हमारे ट्यूशन सेंटर में ही लड़का मिला था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है और वहाँ कॉमिक्स बनाना सिखाते हैं, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। तो वहां गया, मैंने एडमिशन लिया। वहाँ कॉमिक्स तो नहीं लेकिन और चीजें, मुझे जैसे होता ना कि एक आप जब मतलब एक माहौल में बैठते हैं कि भाई वहाँ पे और ड्राइंग के स्टूडेंट्स है, आर्टिस्ट स्टूडेंट्स है, तो उनके साथ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका जो है और एक मतलब देख के दूसरे को जो कंपटीशन आता है ना कि मुझे भी अच्छा बनाना है, उसने अच्छा बनाया है, तो वो रेगुलर बैठने की पेशेंस आए उसमें बैठने का कि भाई आप उतनी देर तक आर्ट बनाने के लिए बैठ सकते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली वहां पर। बस ये है कि कॉमिक का जो सोच के गया था वहां पे नहीं था ऐसा कुछ भी कि वो कॉमिक बनाना सिखाए कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से कॉमिक पे काम किया जाता है, और मतलब पैनल्स कैसे करते हैं, कंपोजिशंस कैसे करते हैं, ठीक है, स्टोरी पे ड्राइंग कैसे करते हैं। उनका सिंपल था कि भाई उन्होंने कॉमिक्स मैंने शायद बनाई थी अरे बाप रे, जो भेड़िया की कॉमिक्स है, तो अरे बाप रे कॉमिक देख देख के मैंने उसके पेजेस बनाए थे, सारे 32 पेजेस। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कोई स्पेशली कुछ मैंने किया। उसके बाद बस यही है बट जिस हिसाब से आप इंकिंग करते हैं, मतलब वो तो बिल्कुल ही खतरनाक इंकिंग करते हैं। मतलब अब मैं आर्टिस्ट नहीं हूं तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो फिर वो आपने कैसे सीखा? क्योंकि वो ज्यादा कठिन काम है मेरे ख्याल से। मतलब विवेक भाई ऐड करेंगे, दादा ऐड करेंगे, इंकिंग एक ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि आप किसी और के आर्ट को उसकी मौलिकता ना खराब करते हुए और ज्यादा निखार देते हैं, राइट? तो वो तो फिर उस लाइन में आपका कैसे ट्रांजिशन हुआ इज फ्रॉम आर्टिस्ट टू इंकर? ये ऐसे हुआ कि जैसे मैंने बताया ना डिजाइनर के रूप में चला गया था मैं दूसरी जॉब में, तो ललित शर्मा जी जो है वो मतलब मुझसे जुड़े। तो उन्होंने मतलब ये कि भाई जैसे मैं राज कॉमिक जा चुका था, तो उन्होंने कहा कि भाई कॉमिक का काम करते हैं साथ में, वो भी करना चाहते हैं। उन्होंने पहले डायमंड मतलब प्राण जी के लिए और थोड़ा सा कुछ गोल्डन कॉमिक्स के लिए काम किया था उस टाइम पे। तो वो मिलके साथ में काम करना चाह रहे थे कि भाई साथ में मिलके काम करते हैं। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैं अपने जो डिजाइनर का जॉब थी उसके साथ साथ मैं उनके साथ पार्ट टाइम में काम करता था कॉमिक्स। तब हमने डायमंड की, हमने शक्तिमान की कॉमिक्स करना शुरू किया। तो ललित जी मतलब पेंसिल पे बहुत मेहनत करते हैं, आज भी करते हैं, उस टाइम भी करते थे। तो उनकी पेंसिल पे जो मेहनत थी ना,
उस पे मैं फिर इंकिंग में और गुर सीखता रहा कि भाई ये ऐसी चीजें निकालनी है, वैसे करना है, इन चीजों को हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। कुछ वो गाइड करते थे, कुछ मैं अपनी उसमें लगाता था। तो ऐसे कर करके मिलजुल के धीरे धीरे जो होता है ना, पेशेंस से वो काम करते थे, उसी पेशेंस से मैं इंकिंग पे काम करता था। तो वो धीरे धीरे मेरे को टेक्निक्स और चीजें पता लगती गई। तो फिर मैंने दूसरों पे भी, जो दूसरे आर्टिस्ट थे उन पे भी किया। लेकिन मैंने मेनली अपनी इंकिंग में ये खास चीज रखी कि भाई जो पेंसिलर है उसकी पेंसिल को मतलब चेंज वेंज ना करके, और जो पेंसिलर निकालना चाह रहा है उसको और अच्छे से निकाल सकूं, जी ताकि मतलब पेंसिल की मौलिकता बनी रहे। जगदीश तो जी, ये जो इंकिंग का ये जो प्रोसेस है, मतलब हमारे बीच में विवेक भाई, विवेक राय, सफायर एनिमेशन के यही मतलब सबसे ज्यादा इस बारे में जानकार है, मतलब हम लोगों में। लेकिन मतलब आप से शायद इस मामले में सही सवाल यही पूछ सकते हैं। लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने जब ये काम शुरू किया होगा तो जनरल स्केच बनाना, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है, आप कह रहे हो एजुकेशन में आर्ट का बैकग्राउंड ना होना, तो आपने वो टेक्निकल चीजें कि कौन सा होता है, मैंने सुना है कि तरह तरह के निब वाले इंकिंग पेन होते हैं, फिर ब्रश होती है, ये जो मतलब वेरियस टेक्निकल चीजें हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? ऑन द जॉब आके ही मिली या आपने अलग से कहीं ये कहीं सीखा या कुछ और ऐसा मौका मिला था? नहीं, ये जो हम जो इंस्टीट्यूट में थे ना, जिसमें इंस्टीट्यूट में मैं सीख रहा था, वहां पे क्या था, जैसे पेंसिल से हमने ड्रॉ कर लिया, तो इंक कौन सी यूज करनी है, ब्रश से इंक करना है, वो मतलब उन्होंने, उनके पास होती थी कैमल की जो इंक होती है, वाटर प्रूफ इंक जो होती है, तो उन्होंने कि हाँ भाई ये इंक जो है इससे करनी है आपको, ब्रश से। फिर वो पता लगा। फिर मैंने पेन वगैरह, जब मैं राजकॉमिक पहली बार गया, मतलब सन 2000 में जब गया था, तो वहां पे तुलाराम आजाद जी थे, टी आर आजाद जो है, तो उनके बगल में बैठकर ही मैं जो है, मिनी फैंग कॉमिक्स आती थी उस टाइम पे, आपने देखी होगी, फैंग की एक मिनी फैंग आती थी, इसमें स्टिक कलर्स या अलग अलग कलर्स के लिए बीच में स्केच बनाना होता था, तो उसमें बच्चों के लिए कलर भर, हाँ भी बच्चे उसे कलर भर के भेज सकते हैं। तो मैं वहीं बैठ के वो थोड़े बहुत बनाए थे मैंने, 8-10 कॉमिकों के, और कुछ एक कॉमिक्सों में परमाणु की, इनमें और करेक्शंस वगैरह होती थी ना, तुलाराम जी मेरे को देते थे कि भाई ये करेक्ट कर दो, इसको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड में ये थोड़ा ऐड करना है, तो मैं उस पर मतलब ड्रॉ करके कर देता था। तो वहां पे मतलब क्योंकि राज कॉमिक में था मैं, तो राज कॉमिक में तो सारी चीजें हैं, जैसे तुलाराम जी है वो रोटरिंग पेन से जो है मतलब लाइनिंग वगैरह करते हैं, बारीक काम करते हैं, ब्रश से काम करते हैं, तो वो मेरे को वहां से चीजें पता लगी कि भाई इस तरह टूल्स यूज करते हैं हम, टूल्स लेने चाहिए। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आपको जो है मतलब नई सड़क पे दुकान है, उन्होंने दुकान बताई, तो वहां से स्टेशनरी शॉप से आप ये सामान ला सकते हो, और इससे करोगे वो अच्छा काम आएगा। तब मैंने फिर वो टूल्स लेके आया, उनसे प्रैक्टिस किया। अब जैसे आप निब की बात कर रहे हैं, तो एक निब हमने पढ़ी थी, मतलब ललित और मैं जब काम करते साथ में, तो एक स्पीड बॉल निब आती थी, आती है अभी भी। तो उससे मतलब हमने एक इंटरव्यू पढ़ा, तो शायद वो डैनी मिकी का था, डैनी मिकी का शायद। तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि भाई उन्होंने कि भाई जो है मैं स्पीड बॉलिंग और जो है मतलब स्पीड बॉल निब काम यूज करता हूँ। तो हम स्टेशनरी वाले पे ढूंढ के, मतलब ललित और मैं ढूंढ के काफी लाए। अब उसको जब हमने यूज किया तो बहुत मुश्किल थी वो यूज करना, ठीक है। अब उसमें मतलब थोड़ी वो बहुत थिक चलती थी, टूटती नहीं थी जल्दी, तो हमें लगा कि इससे तो शायद होगा नहीं। फिर हमने कहा इससे नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं घर पे आके मैंने कहा कि नहीं, इससे कैसे दूसरे करते तो करके देखेंगे, करेंगे। तो मैंने काफी प्रैक्टिस की। आप देखेंगे ना, नागराज की जो स्टार्टिंग की कॉमिक्स है मेरी, जी जो हरी मौत वगैरह आतंककर्ता सीरीज की कॉमिक है, तो उसमें नागराज पे मोस्टली बैकग्राउंड में, और जो नागराज की खासकर शरीर की जालियां हैं, वो सारी मैंने स्पीड बॉल निब से ही की थी उस टाइम पे। तो वो निब्स वगैरह यूज करना, ऐसे टूल्स मतलब जो पता लगते जाते, किसी पे निर्भर ना रह के सभी टूल्स इस्तेमाल करता हूँ मैं आज भी। जी स्केच मुझ, पेन भी यूज करता हूँ, तो ब्रश भी यूज करता हूँ, तो हर तरीके की निब यूज करता हूँ। मुझे याद है आपने ये हरी मौत, वो आतंककर्ता सीरीज का स्टार्टिंग का जिक्र किया, 2007 में शायद ये कॉमिक्स आई थी। मैं उस वक्त हैदराबाद में रहता था और वो मैंने आरसी की साइट से मंगाई थी। और उस वक्त मुझे याद है, मतलब उस वक्त तक हमने उस तरह का कॉमिक्स जो है इंडिया में ज्यादा देखा नहीं था। मतलब विदेशी कॉमिक्स में ही उस तरह का जो आर्ट का स्टाइल होता था वो देखने को मिलता था। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शायद आरसी का वहीं से था। और नागराज की कॉमिक्स में हम लोग यूज टू थे प्रताप मलिक जी का स्टाइल और बाद में सिन्हा सर का स्टाइल। तो
आप लोगों का जो वो कॉम्बिनेशन था ललित जी का और आपका, वो एकदम अलग ही आया था मतलब उस वक्त। तो मतलब आप जब स्टार्ट किए नागराज पे काम करना, तो कभी ऐसा लगा कि जो कहते हैं ना मतलब आइकॉन प्रताप मलिक जी जैसा कुछ बनाने का, या आप लोगों ने सोच ही लिया था कि यहाँ पे कुछ अलग ही करेंगे, मतलब बिल्कुल हटके, बिल्कुल मतलब डिफरेंट होगा कुछ, मतलब हाउ दैट, मतलब वो जो स्टाइल था नागराज का, वो कैसे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कैसे उसको इजाद किया? ये था कि जैसे हमें मतलब हम सुपर इंडियन जब कॉमिक कर रहे थे, तो संजय सर ने मतलब कि भाई अब नागराज की स्क्रिप्ट वगैरह दी। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जैसे आप बताया प्रताप मलिक जी और अनुपम सर, तो उनका तो मतलब माइंड में है ही नागराज। लेकिन फिर भी हमारा यही था कि जैसे उनका नागराज, उन्होंने अपना एक अलग नागराज लेके आए और लोगों ने पसंद किया इतना। तो हमारे भी मतलब खासकर ललित के दिमाग में यही था कि ऐसा नागराज लेके आना है जो मतलब बिल्कुल अलग हो। मतलब देख के ऐसा ना लगे कि ये प्रताप मलिक सर का जो जैसा नागराज बना दिया, मतलब मैच ना करते हुए बिल्कुल अलग अपनी एक आइडेंटिटी रखे, मतलब आर्ट की एक अलग पहचान रखे। तो उसके लिए कि भाई किस तरह उसकी बॉडी होनी चाहिए, किस तरह उसके शल्क होने चाहिए, किस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज हम रखेंगे। तो हम बहुत डिस्कस करते थे उस पे कि भाई उसका जो हमने आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब बनाया था नागराज, हरी मौत और जहरीला बारूद वगैरह 3-4 कॉमिकों तक, तो बहुत स्लिम सा बनाया था हमने उसे। हाँ। मतलब उसकी बॉडी जो थी बहुत स्लिम सी थी। तो हमारा मेन यही था कि भाई वो नागराज जो है बिल्कुल ऐसा लगे जैसे सर्प माना भी है। वो मतलब जैसे सर्प होता है बिल्कुल पतला, बिल्कुल स्लिम, तो वो ऐसा ही लगे कि वो मतलब एक सर्प मानव है। तो उसकी जो पोस्चर अच्छे लगने, और हम मतलब एक वो करते रहते थे कि हाँ भाई ऐसे कुछ ऐसे सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसमें मेनली ये था कि भाई वो एक अलग आइडेंटिटी रखते हुए और एक सर्प मानव लगे। मतलब नागराज नहीं, एक सर्प मानव कि हाँ भाई सांप की शक्तियां रखने वाला एक, हम नया जैसे नया बना रहे हैं कि सांप की शक्तियां रखने वाला एक सुपर हीरो। तो वो दिमाग में उतना पुराना वो ख्याल नहीं रखते थे कि अनुपम सर ऐसा नागराज बनाते हैं या प्रताप मलिक सर ने ऐसा नागराज बनाया। बस एक ये कि हमारे पास एक सुपर हीरो है नागराज, जो सर्प की शक्तियां रखता है और उसकी बॉडी इस तरह की है। बस एक डिजाइन हमारे पास था कि हाँ भी उसके शल्क है, वो इस तरह का ड्रेस पहनता है और ये उसकी वो है। तो उसे अलग ही रखा हमने बिल्कुल। ये मुझे याद है उस वक्त, मतलब फेसबुक वगैरह इतना तो था नहीं, लेकिन हम लोग वो rajcomics.com के एक व्लॉग टाइप का था उनकी वेबसाइट पे। फोरम बोलते थे। फोरम को हम लोग यूज करते थे बहुत, और वहां पे इस चीज पे चर्चा होती थी। तो एक दो जगह मैंने देखा तो मुझे याद है, इनफैक्ट हम लोग, मैं भी वहां कमेंट वमेंट करता था, हम लोग काफी हद तक उसको स्पाइडरमैन से कंपेयर करने लगे थे। कि हमने जो थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन की कॉमिक्स, हमने तो उतनी पढ़ी नहीं थी उस वक्त तक भी, क्योंकि इंडिया में उतनी रेडीली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन नेट से मिल जाती थी थोड़ी बहुत। तो उससे बहुत कंपैरिजन हुए थे उस वक्त। लेकिन मुझे याद है आप लोग यू केप्ट कंटिन्यूइंग कि मतलब उससे कुछ ऐसा डीरेल नहीं होना है या डीमोटिवेट नहीं होना है। और आगे जाके वो आतंककर्ता सीरीज शायद सेकेंड या थर्ड स्टोरी आर्क से लोग अच्छा एक्सेप्ट करने लगे कंपेयर टू द फर्स्ट। तो आई एम श्योर वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम रहा होगा राज कॉमिक्स में। आपको सबसे बड़ा कैरेक्टर स्टार्ट करने मिल रहा है नागराज सीधे, प्लस कुछ नया करने मिल रहा है, राइट? मेहनत तो हमने जैसे सुपर इंडियन आप पढ़ेंगे, सुपर इंडियन पे भी मतलब बहुत मेहनत की थी। सुपर इंडियन की जो मतलब उसमें सेकंड कॉमिक्स में डोगा आ गया था, पहला खून जो कॉमिक थी उसकी। मतलब 3 जो 24 साल वाली जो है सुपर इंडियन कौन और विलन चाचा छोड़ दी जाए, तो हमारी जो इंडिविजुअल कॉमिकें थी, पहला खून जो थी, उसी में डोगा भी आ गया था। डोगा भी मतलब उस पे भी काम करना एक बड़ी बात थी, क्योंकि डोगा की फिजिक मनु सर के अलावा मतलब डोगा उस तरीके का किसी ने नहीं बनाया आज तक। तो था कि भाई चैलेंज वो भी कि हाँ भाई डोगा पे किस तरीके का काम किया जाए। तो स्टार्टिंग से ही मतलब उसके लिए ये कि आपका बनाया बिल्कुल डोगा है मेरे मतलब पास। अब डोगा का जिक्र कर रहे तो मैं ये लोगों को दिखाने का जो है वो मैं दिखाने का नहीं, जलाने का बोलो दादा। ये तो मौका मुझे बेहतरीन मतलब ड्राइंग व्यूअर्स को मैं बता दूं, ये जगदीश जी ने मेरे लिए बना के दी है। मुझे भी और बहुत अच्छा उन्होंने लगा था और आपके लिए उन्होंने काम कुछ करके। और मुझे उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दादा के यहाँ जब गया था, तो ये मैंने आर्ट खुद हाथों में देख करके जी देखा था, मतलब साक्षात देखा था। आप लोग तो अभी देख रहे होगे, अमित भाई, जीत भाई और दुग्गल साहब, आप लोग तो ऐसे देख रहे होगे,
बट मैंने देखा था। बट आपको क्या लग रहा है वो आर्ट आया कैसे था यूएस से यहाँ यूएस में? जैसे भी देखिए यहाँ पे सब क्रेडिट ले रहे हैं, वो आर्ट लेके आए थे जीत भाई। वो आर्ट बनाने के लिए जगदीश जी से मेरा कांटेक्ट करके दिया था इंदिरा ने। नहीं, हाँ। सबको क्रेडिट दे देता हूँ मैं। नहीं, बट हम सबने देखा था कि कितना अमेजिंग है। मतलब मैंने, मेरे हाथ में भी हुआ था, मैंने दादू को यही कहा था कि आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जगदीश जी, मतलब ये हमारे ग्रुप में हम लोग बातें करते रहते हैं, तो ये जब आर्ट जीत भाई लेके आए तो इंडिया में 5-6 और आर्ट भी मैंने अलग अलग आर्टिस्ट को, अभी आप जानते होंगे दीप जॉय एंड दीप जॉय से ही, राइट, हाँ, और हेमंत जी के स्केचेस एंड ऑल, तो एक साथ लेके आए थे जीत भाई मेरे लिए। अभी ऐसा है कि कलर में आर्ट की फोटो ही देखी हुई थी मैंने जब मुझे भेजे थे उन्होंने, तो दूसरे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब दूसरे जो पीसेस थे, जैसे कि वो कलर्ड दीप जॉय का पीस, फिर हेमंत जी का स्केच, फोटो में मैं उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे आर्ट पीसेस हैं। जीत भाई ने मुझे, जब ये कैलिफोर्निया पहुंचे तो इन्हें फोन करके मुझे कहा कि सबसे अच्छा जो देखने में लग रहा है हाथ में लेके आर्ट, वो है डोगा भाई जगदीश। जब वो फाइनली मेरे पास पहुंचा, मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली इंक फॉर्मेट में आर्ट देखने का जो मजा है वो ना पेंसिल्स में है ना कलर्ड फॉर्मेट में है। वो सबसे बेहतरीन यही लगता है कि ऑन ए व्हाइट पेज इंक आर्ट, उसका अपील ही कुछ और आता है, कुछ डिफरेंट ही लगता है। तो इसलिए वो अभी अगर मैं आफ्टर ऑल दिस टाइम में अगर देखूं तो दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पीसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो और इसमें मुझे लगता है जैसे ना कि जगदीश जी का एक अलग स्टाइल भी है, जो कि हम लोग जैसे विराट पर्व में मुझे लगता है 3 से 4 इंकर्स हैं। 3-4 दो फैन इंकर्स हैं और 2 प्रोफेशनल इंकर्स हैं, जगदीश जी और विनोद जी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन फैन एंकर्स का, तो मुझे माफ करिएगा। मैंने कहा जगदीश जी भी फैन एंकर है, कैसी बात कर रहे हो आप? आप शायद तो नवनीत सिंह, हाँ, राइट, नवनीत सिंह, उत्तम चंद की बात कर रहे हैं। करेक्ट, उत्तम चंद और नवनीत जी। लेकिन टाइम पे नवनीत का बात भी होती रहती थी मेरी नवनीत से। हाँ, राइट। तो जगदीश जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जगदीश जी ने अपना शुरुआत करा था काम का सीख करके, जो जैसे बता रहे हैं ना, जैसे कि बड़े-बड़े कलाकार हुआ करते थे, धीरज वर्मा जी होते थे, विवेक मोहन, अनुपम जी, ये सारे राज कॉमिक्स में थे। लेकिन शुरुआत में क्या जगदीश जी आपको ऐसा था कि इनके जैसा ही बनाना है आपको, या ताकि पाठकों को ऐसा लगे कि कंटिन्यूटी में ब्रेक नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ना जैसे विराट पर भी पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये पेज तो जगदीश ने बनाया है, ये पेज शायद किसी और ने बनाया है। तो आपकी एक अलग पहचान जो है ना, वो दिख जाती है आपके काम में, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जब शुरुआत हुई थी, तो आपने क्या वो स्टाइल पहले से ही चूज़ करके रखा था कि नहीं मैं इसी तरीके से करूँगा ताकि मेरी अलग पहचान रहे, या फिर आपको बताया गया था कि आप बड़े कलाकारों की पहले आप नकल करिए या फिर उनके जैसा करिए, उसके बाद भले आप अपना स्टाइल बनाइए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि ऐसे आर्टिस्ट भी मुझसे जुड़े जिनपे कि मतलब उनके स्टाइल का काम हो रहा था, लेकिन जब मैंने उन पे अलग काम करके दिया और अच्छा रिजल्ट निकला, तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि हाँ भाई जो मेरा स्टाइल है ना, जैसे मेरी लाइन्स आती हैं वैसी ही लाइन यूज करो, उसी टूल्स से यूज करो, ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं धीरज जी का बताना चाहूंगा, धीरज सर का, कि उस टाइम पे 2005 के आसपास की बात है, तो मैं धीरज सर के पास मतलब काम करने के लिए गया। तो उस टाइम पे वो लिविंग ऑफ द डेड वाली जो सीरीज है कुछ, उस पे काम कर रहे थे। तो एस्केप ऑफ द लिविंग डेड, उस सीरीज पे काम कर रहे थे, तो बाहर का, और यहाँ के लिए भेड़िया वगैरह भी कर रहे थे। तो मुझे प्रदीप सहरावत जी और ललित सिंह जो हैं वो मेरे पास आए थे कि भाई धीरज सर ऐसे आपकी इंकिंग देखिए राज कॉमिक्स में, और वो चाह रहे हैं कि भाई उनके पेजेस पे इंक करो। तो उस टाइम पे उनके पे कुछ आर्टिस्ट इंकर हैं, ललित सिंह हुए और सुनील, सुधीर, ये सब कर रहे थे इंकिंग। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे सैंपल पेज दिया कि भाई ये मतलब इंक करके दिखाओ।
तो मैंने किया। फिर उसके बाद मैं उनकी इंकिंग जब करनी शुरू की, 2-3 पेजेस मैंने किए, तो मैं नॉर्मली मतलब क्रॉकल से इंकिंग करता था उस टाइम, ललित की भी और वैसे भी। तो मैंने उनके पे जो मेरा तरीका था, मैं क्रॉकल से, मुझे लगा कि धीरज सर की पे इंक करूंगा तो क्रॉकल से ज्यादा अच्छा आएगा। जबकि वो मेनली जो करते थे निप पेन से काम करते थे धीरज सर, अपना खुद भी इंक करते थे। धीरज सर जो उनका स्टाइल था वो निप पेन का स्टाइल था, पेन वाला। तो अच्छा। मैंने जब क्रॉकल से, उन्होंने पूछा कि ये किससे किया तुमने इंक, तो मैंने कहा सर क्रॉकल से। तो उन्होंने कहा ठीक है लेके आओ क्रॉकल। लिया उन्होंने, मतलब मुझे क्रॉकल से ही उस पे थोड़ा कि हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा आ रहा है, करो इसी से। फिर मुझे पता लगा कि मतलब धीरज सर तो निप पेन से काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि भाई आप भी निप पेन से ही काम करो, कि मेरा स्टाइल चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने वो रिजल्ट देखा कि हाँ भी लड़का क्रॉकल से काम कर रहा है, मेरी लाइनों को समझ के काम कर रहा है कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। तो उनको मतलब अच्छा लगा, रिजल्ट अच्छा। मेन ये है कि आपने जो आर्ट बनाया है उस पर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये नहीं कि मैं भाई यहाँ मेरी पे लाइनों को ट्रेस कर रहा हूँ, कि मेरी लाइनों को ट्रेस कर रहा है, या मेरी कॉमिक से देख देख के जैसे मैं लाइन मार रहा हूँ उसी तरीके से लाइन यूज कर रहा है, वो अच्छा लगा। और अभी भी मैं जो करता हूँ, कोई भी काम चाहे हेमंत जी का है, जहां मतलब आप देखेंगे तो दिलदीप जी का जो काम है उस पे मेरी लाइन क्वालिटी अलग रखता हूँ मैं, हेमंत जी पे करता हूँ तो एक अलग क्वालिटी की लाइन रखता हूँ, क्योंकि दोनों का आर्ट अलग स्टाइल का है। अब अगर मैं दोनों राइट। को एक ही आर्ट बनाऊंगा तो वो देखने पे लगेगा ही नहीं कि भाई ये हेमंत जी ने बनाया, ये मतलब दिलदीप जी ने बनाया है। तो और मेरी कोशिश ये अनुपम रहती है जी कि का भी जैसे जब आप पेंसिल करते हैं तो वो भी पता चल जाता है कि ये अनुपम जी का काम है, और उसके बाद उसके ऊपर इंकिंग जगदीश जी की है। तो मतलब आपने वो कैरेक्टर, जो पेंसिलर का जो कैरेक्टर है, उसको खोने नहीं दिया है हाँ, उनके कामों में। क्योंकि मैं काफी तो देर तक पेंसिल मतलब जो भी पैनल करता हूँ उससे देखता हूँ कि भाई अनुपम सर जो ये बनाना चाह रहे हैं या हेमंत जी जो दिखाना चाह रहे हैं पैनल में है क्या चीज, और कहाँ पे क्या इफेक्ट में रख के इसको और अच्छा निकाल सकता हूँ। तो उनकी पेंसिल, क्योंकि भाई उन्होंने पेंसिल की है तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के चीजें निकाली हैं, ड्रॉ किए हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो वो सोच समझ के ही बनाए हैं। अब मैं अपनी उनको आसान सुविधा के लिए नहीं करता, मैं उन्हीं को अच्छा निकालने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे अच्छे निकलेंगे, चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए आपके हाथों में, क्योंकि कॉमिक्स आपके हाथों में आनी है। मतलब हम जो ड्रॉ करके देते हैं आपके हाथों में कॉमिक आएगी, आपको तभी अच्छी लगेगी जब हम उस पर रिजल्ट अच्छा आए सोच के काम करें। राइट। तो आपको कभी ऐसा होता था कि पेंसिलर ने, कई बार क्या होता है कि पेंसिलर मतलब स्क्रिबल कर देता है लाइंस, और उसके बाद कहता है कि इसमें से जो बेहतरीन लाइन है वो इंकर का काम रह जाएगा, वो इंकर ढूंढ लेगा इसमें से अच्छी लाइंस, जो जिसको शायद कुछ पेंसिलर्स एक्सीडेंटल लाइंस भी बोलते हैं ना, जैसे कि सर्कल बनाना है लेकिन उसने फिनिश्ड सर्कल नहीं बनाया, उसके अंदर 2-3 सर्कल और खींच दिए। तो और उस उन 2-3 सर्कल में से बेस्ट सर्कल कौन-सा है, वो वो इंकर इंकर ढूँढ करके करेगा। तो क्या आपको ये चीज़ हर पेंसिलर के थ्रू गुज़रना पड़ता है? जैसे जब आप हेमंत जी के लिए काम करते हैं, या फिर हेमंत जी खुद ही पेंसिल ऐसा कर देते हैं कि नहीं भाई यही पेंसिल रहेगी और मेरी कोई एक्सीडेंटल लाइन्स नहीं है, इसी के ऊपर जगदीश इंक करेगा। ऐसा होता है या फिर नहीं कैसे? मैं मतलब नहीं, ऐसे जानना चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसे आर्टिस्ट रहे जो कि बिल्कुल कंक्रीट एक लाइन देते हैं, कि जैसे मैं बाहर का जो करता हूँ, जॉन रॉयल जी जो है, ठीक है, तो जॉन रॉयल की जो मैं पेंसिल पे करता हूँ उनकी बिल्कुल एक एक्यूरेट लाइन होती है कि भाई इसी लाइन पे रह के आपको अच्छा निकालना है, काम करना है, ठीक है। बाकी जैसे हेमंत जी हुए, दिलदीप जी हुए, उनमें होता है कि, क्योंकि क्या होता है कि जितनी ज्यादा डिटेल्स होती है ना, उतने उनको क्या होता है, मतलब सर्कल्स या आप जो लाइंस कह रहे हैं उसमें शेप्स निकाल के दे देते हैं कि हाँ भी ये चीजें हैं। उनकी बहुत फाइन होती है, बहुत होती है, लेकिन उसमें मतलब देखना होता है कि हाँ भाई आप अगर मान लीजिए 12-13 लाइनें स्ट्रोक्स हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे शेड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, तो बैलेंस रखना आपका काम होता है कि किस कौन सी लाइन से आर्टवर्क अच्छा निकलेगा। उसमें वो ढूंढना तो इंकर का काम होता है कि हाँ भाई जिससे शेप्स अच्छी आए, जिससे ऑब्जेक्ट्स पता लगे, क्लियरिटी आए आर्ट में, और जो मतलब कलरिंग जब होगी तो कलरिंग के बाद वो और डार्क या वैसा ना हो जाए कि पढ़ने पे वो ऐसा लगे कि क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या बना हुआ है इसका अंदर। वो चीज़। बाकी धीरज सर का जैसे कहता, धीरज सर की जो कहूंगा कि उनकी भी काफी फाइन पेंसिल होती थी, उसमें भी ज्यादा मतलब ऐसा नहीं करना होता था कि आपको लाइन वो करनी पड़े, क्योंकि वो बहुत कंक्रीट काम करते थे। लेकिन मजा जो है थोड़ी सी जो लूज होती है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है, अच्छा, जिसमें तो कि उसमें कंक्रीटनेस ना हो। मुझे लगा था शायद मजा उसमें आएगा जिसमें कि एक सिंगल लाइन ही करनी है, ज्यादा तामझाम नहीं करना होगा। एक ही के ऊपर कर दे। नहीं उसमें ऐसा होता है ना,
उसमें क्या होता है कि आपकी थोड़ी जो टूल्स होते हैं, टूल्स पे आप है ना मतलब बहुत ही फ्रीली हो जाते हैं। आपको लाइन से समझ आ रही होती हैं। रफ में जो होता है ना कि हाँ भाई ये शेप है, तो आपके माइंड में भी एक लाइन आ जाती है। 4 लाइन है, 4 लाइनों में से एक लाइन आपके माइंड में आ जाती है कि हाँ ये वाली एक्यूरेट लाइन है, तो आप उसे अपने हिसाब से निकाल लेते हो। उसी लाइन पे रह के मतलब शेप्स चेंज होती हैं क्योंकि शेप तो पेंसिलर ने बना के दी है। उसमें बस ये है कि आपको कि कौन-सी बैलेंस रख के निकालनी है, वो काम होता है। हम्म। जगदीश जी, ऑन एवरेज आपको मतलब मतलब कितना वक्त लगता है? ये इंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मालूम पड़ता है, जैसा बता रहे हैं अब। विवेक भाई ने पूछा, मतलब एक दिन में एक पेज कॉमिक का कंप्लीट हो पाता है या उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं? नहीं, एक दिन में तो खैर एक पेज हो जाता है क्योंकि मतलब मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, तभी मेरा एक ये था कि इस तरीके से काम करना है कि क्योंकि मेनली मतलब ये है कि मेनली देखिए कि आपको 1 महीने में एक इश्यू चाहिए, कंप्लीट हो जाए। 22 पेज का जैसे एक इश्यू होता है, तो आप 1 महीने में इतना काम तो कर सके कि 22 पेज निकाल दें। अब उसमें अगर मैं 1 पेज में ही 2-2 दिन लगाऊँगा, इतना काम करूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप रीडर्स तक कॉमिक ही नहीं पहुँचेगी। तो आपको उसी पे उतना डेडिकेशन के साथ बैठना पड़ता है कि 8-10 घंटे आप लगातार बैठ के और 1 पेज करके पूरा मतलब पूरा पेज कर लें। तो 1 दिन में हो जाता है 1 पेज। बाकी तो आर्टिस्टों पे टाइम का अलग-अलग होता है। जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत शेडिंग का काम करते हैं। कुछ एक होता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब सिर्फ आउटलाइन्स ब्लैक वगैरह दे देते हैं। तो जल्दी भी हो जाता है। कुछ एक 4-5 घंटे में हो जाता है, कुछ एक में 7-8 घंटे लग जाते हैं। जगदीश भाई, मेरा एक थोड़ा मतलब थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो मेरा एक वापस से सवाल था। जब आप नए नए गए थे, संजय जी का ऑरा थोड़ा मतलब जितने भी मैंने सुना है, थोड़ा हम लोगों के लिए भी, जैसे अगर संजय जी कभी आए पॉडकास्ट पे, तो हम लोग शायद उतना खुल के नहीं बात कर पाएंगे जितना बाकी लोगों से करते हैं। एक होता है ना, वो काफी बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और एक जब पढ़ते थे कॉमिक्स तो एक अलग इमेज होती थी कि ये लोग हैं कौन, मतलब ये तो भगवान ही है हमारे लिए, कि कुछ नए कैरेक्टर बनाते हैं, उनकी स्टोरीज हम पढ़ते हैं। तो जब आप उनसे पहली बार मिले, फिर मेरे को तो सर्टेनली मेरे को लगता है आप थोड़े सहमे से टाइप के होता है ना, वो इमेज रहती है कि बड़े हैं थोड़ा, अभी उनसे कैसे बात करनी है, क्या करनी है। फिर वो धीरे धीरे अभी आपका रिश्ता तो काफी गहरा हो गया होगा उनके साथ, इतनी बुक्स इंक की आपने, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या फीलिंग थी तभी, और अब कैसा फीलिंग आता है आपको उनसे बात करते हुए। बस पहली मुलाकात जो है जब मैं मिनी फैन वगैरह का काम कर रहा था, मतलब जब कॉमिक का वैसे नहीं शुरू किया था, तो मैं सन 2000 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे मैं अपने कुछ एक ड्राइंग पेजेस दिखाने के लिए लेके गया था काम के लिए, वो सब था। तो तुलाराम जी के साथ बैठता था बगल में, मतलब एक मतलब बगल वाली सीट पे तुलाराम जी के बैठता था। तो वो मौका देखते रहते थे कि कभी इसका काम अंदर दिखा दे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक बारी था संजय सर जैसे केबिन में गए, तो सर ने कुछ कॉमिक्स वगैरह मतलब ओके करके बाहर भेजी होंगी। विवेक मोहन सर आगे बैठते थे, विवेक मोहन सर के टेबल पे कॉमिक्सें आई। तो तुलाराम जी ने कुछ मेरे पेज थे, उन्होंने कहा इन्हें लेके सर के केबिन में चले जाओ। तो फिर थोड़ा डरा हुआ था मैं कि भई एकदम से डायरेक्ट वहाँ जाना। फिर मैंने हल्का-सा उनका केबिन का दरवाज़ा थोड़ा-सा खोल के कि सर अंदर आ सकता हूँ? तो सर ने कहा हाँ, आओ ठीक है। तो सर कॉमिक वगैरह हाथ में लेके काफ़ी आर्ट वर्क बिखरा हुआ था, काफ़ी कॉमिक्स टेबल पे थी। उनके कैबिन में पीछे पोस्टर्स लगे थे जो मेरे भी पास कुछ एक कलेक्शन में थे। तो देख के खुशी हुई। नागराज की घड़ी लगी हुई थी। तो सर से जब मुलाकात की, सर ने आर्ट वर्क देखा और मतलब देखा, कह रहे अच्छा बना रखा है, क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने कहा सर यहाँ पे वो मिनी फैन वगैरह, तो ठीक है। मतलब इतनी बातचीत हुई थी। फिर उन्होंने देख के चलो ठीक है, मतलब ऐसे फिर मैं तुरंत ही बाहर आ गया। होता है ना थोड़ा, जैसे आप सहमा हुआ कह रहे हैं कि हाँ भाई, सर के पास उतनी देर के लिए खड़े होना और उनसे इतनी सी बात करना एक बहुत बड़ी बात थी। खुशी होती है फिर। फिर उसके बाद जब मैं वही 2-3 साल काम नहीं किया, तो थोड़ा फ़ील होता था कि वही कॉमिक का काम छूट रहा है मेरे से, जो अंदर से करने की इच्छा थी वो दब रही है। लेकिन धीरे-धीरे वो इसी लाइन में शायद वो आना था मुझे, तो वो ज़्यादा दिन दबी नहीं रही। 2-3 साल बाद फिर निकल के और आज 2003 से लगा लीजिए कितने साल हो गए, 2026 आ गया। तो 22-23 साल मुझे मतलब कॉमिक इंडस्ट्री में हो गया। जो कभी मतलब मुझे सुनने को मिला था कि भई जब तक तुम इंडस्ट्री में आओगे, तब तक इंडस्ट्री मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद भी मैंने उसी मतलब काम को जॉइन किया जो कि लोग ये कह रहे थे खत्म होने वाला काम है। और उसके बाद आज 22 साल हो गए मुझे इसी काम के अंदर करते-करते। और एक पहचान बनी, आप लोगों का प्यार मिला, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि आपका काम तो बिल्कुल एकदम नज़र ही आ जाता है अलग से बाकी इंकर्स के कंपैरिजन में। तो
जैसा जगदीश जी आपने जैसे पहले बताया कि इसका कोई स्कूल नहीं होता था, जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग ही एक तरीके से अगर कहा जाए, जब आपने ज्वाइन किया था राज कॉमिक्स को तब था। तो तब से लेकर के अभी तक, जैसे इतने सालों में, जैसे आपने बताया कि 20-25 साल हो गए आपको काम करते हुए, इतने सालों में आपने कोई परिवर्तन देखा है कि आप जैसे अगर और नए कलाकार आए, तो क्या उनको भी उसी रूट से गुजरना पड़ता है जैसे कि आप गुजरे थे, या फिर अब चीजें काफी सरल हो गई हैं नए लोगों के लिए, अब नहीं, सीखने की? सरल तो खैर नहीं कहूंगा, सरल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या है कि एक तो इंडस्ट्री जैसे थोड़ी सी डाउन जा रही है, तो लोग बाग इंटरेस्ट नहीं होता है इतना कॉमिक्स लाइन में आने का। लेकिन फिर भी अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं कॉमिक इंडस्ट्री में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मतलब ये जानते हुए भी कि भाई इंडस्ट्री में काम कम पब्लिश हो रहा है, लोगों तक कम कॉमिक से पहुंच रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत से आर्टिस्ट आ रहे हैं। और उसमें ये है कि आपको जब मतलब स्कूल तो खैर कॉमिक्स ड्राइंग तो स्कूल, मेरे को नहीं लगता कोई भी स्कूल है या कोई भी इंस्टीट्यूट है ऐसा जो स्पेशली कॉमिक ड्राइंग सिखाते हैं। उसके लिए आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपको जो है मतलब कंपोजिशन आप बना सकते हो बिना, मतलब मेनली काम ये होता है, देख के ड्रॉ तो नॉर्मली कर ही लेते हैं सब, जो भी जिसको आर्ट में इंटरेस्ट होता है वो देख देख के आर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन मेनली ये होता है कि आप अपनी इमेजिनेशन से मतलब ड्राइंग कर सके। तो जो अपनी इमेजिनेशन से अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, एनाटॉमी की नॉलेज रखते हैं, एनाटॉमी सीख के, बैकग्राउंड वगैरह सीख के, ऑब्जेक्ट्स सीख के उनको ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो कॉमिक इंडस्ट्री उनके लिए मतलब हमेशा रहती है, हमेशा खुली हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, अब मेरे कुछ एक सर्कल के दोस्त ऐसे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, वो कलरिंग बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन वो मतलब इमेजिनेशन से ड्राइंग नहीं कर सकते। उन्हें मतलब अगर लिख दिया जाए कि हाँ भाई रूम में जैसे हम बैठे हैं, कि एक बंदा रूम में बैठ के फोन पे बात कर रहा है, तो उसको कंपोज करके ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर उनको फोटोग्राफ दे दी जाए वो एक्यूरेट वैसा बना देंगे। तो इंडस्ट्री उसमें इमेजिनेशन की बहुत हुआ है, और आजकल बहुत से मैं आर्टिस्ट देख रहा हूँ जिनकी इमेजिनेशन और ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो अच्छा है कि और अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं नए, और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उनका काम भी हम भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कॉमिक्स से, तो सबका काम आता रहता है, दिखता रहता है मुझे। कुछ एक नई कंपनियां भी खुल रही हैं, उससे भी बहुत अच्छा है कि जहां लोग 20 साल पहले ये था कि भाई कॉमिक इंडस्ट्री से लोग जा रहे हैं, अब नए लोग आ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो पाठकों को, आर्टिस्टों को काम मिल रहा है, पाठकों कॉमिक से। मेनली तो पाठकों के लिए है, पाठक पढ़ते रहे तो सब कुछ आता रहेगा। राइट। जगदीश जी, एक अब तो क्वेश्चन उसे है कॉमिक आपसे। आप नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, इस बारे में आपने अभी भी बताया। अभी मेनली देखिए, आपके बातों से हमें पता तो चला कि ललित जी ऑलमोस्ट आपके कंटेम्पररी हैं ये लोग, है ना। आदिल खान जी, ललित जी, आप हो गए, हेमंत भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट आप लोगों के समय से ही उन्होंने वर्क शुरू किया है। तो आप लोगों ने कम से कम अभी 15 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काम कर लिया है ऑलरेडी कॉमिक्स इंडस्ट्री में, तो अच्छा खासा आप लोगों के पास एक्सपीरियंस आ गया है। कभी ऐसा होता है कि एज ए इंकर, मतलब आपके पास किसी आर्टिस्ट का, नए आर्टिस्ट का मैं पूछ रहा हूँ, पेज आया, आपने एक कॉमिक्स के 7-8 पेज आ गए आपके पास, तो एक आइडिया तो हो ही जाता है कि इस कहानी की सिक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग क्या है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ नए दूसरे पब्लिकेशंस के, राज कॉमिक्स की नहीं, मैंने उनकी कहानियों में, हम लोग बात करते रहते हैं आपस में ग्रुप में, तो हमें ऐसा लगा है कि अच्छा आर्ट है, कॉमिक्स भी अच्छी है, लेकिन वो जो बात होती है ना कि सीक्वेंशियल फ्लो में कई बार आर्ट देख के ऐसा लगता है ना, एक झिझक सी है, एक रुकावट सी है, वो स्मूथ फ्लो नहीं है जो दूसरे आप लोगों के कॉमिक्स में, हेमंत जी आपके कॉमिक्स में, ललित जी आपके कॉमिक्स में, या सिन्हा सर के पुरानी कॉमिक्स में वो वाला फ्लो नहीं मिल रहा है, ऐसा हमें कई बार प्रतीत हुआ है। तो आपके पास अगर कभी कोई ऐसा पेज आता है, ऐसे 4-5 पेज आप उसमें इंक कर रहे हो, तो ऐसा कभी हुआ है आप आर्टिस्ट के पास वापस गए कि मुझे लगता है ये तुम्हें रिवर्क करना चाहिए, या इसमें ये चीज मिसिंग है, मतलब ऐसा कोई मतलब सिचुएशन कभी अराइज होती है? आप कभी पेंसिलर के वर्क को क्वेश्चन करते हो, या आपका काम है प्रोफेशनली इंक कर दिया, थिंग इज डन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर मुझे अगर लगता है कि इसमें ये मतलब चीजें जो डाली हुई हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, या ये दूसरे तरीके से होनी चाहिए, तो मैं जरूर एक बार बातचीत करता हूँ पहले। या मुझे लगता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कुछ भी चीजें मतलब अगर समझ नहीं आती पेंसिल में कि हाँ ये क्या है, क्योंकि मैं किसी चीज को अगर इंक कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे फाइनल वही छपना है। मतलब पेंसिल तो एक तरह से इरेज हो जानी है नीचे से,
जो मैं इंक करूंगा उसी के ऊपर पब्लिश वही होना है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या निकालना है, तो मैं हमेशा पेंसिल से कॉल करके या बात करके वो करता हूँ कि हाँ भैया आपने क्या बनाना चाहा है यहाँ पर, ताकि अगर वो चलो ठीक है उसको दोबारा रिकरेक्ट के लिए ना भेज के मैं ही उसे ठीक करके बना दूं। क्योंकि मेनली ये है कि अगर वो मैंने मतलब ये सोच के कर दिया कि हाँ भी पता नहीं क्या बना रखा है, मैं इंक कर देता हूँ, तो आपके पास खराबी पहुंचेगा। क्योंकि जब मुझे ही नहीं पता कि क्या हुआ है तो आपको क्या पता लगेगा। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि चाहे वो कोई जूनियर, मतलब जूनियर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बिगिनर्स, नए जो बंदे हैं वो आर्टिस्ट हो, चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो, कोई भी, मैं किसी भी करता हूँ, अगर मुझे चीजें समझ नहीं आती तो मैं उनसे खुद ही गाइडेंस लेके एक तरह से बात करके कि हाँ भाई ये यहाँ पे क्या चीज रखनी है, क्या है ये, क्या इफेक्ट है ये, तो वो करता हूँ उससे। दादा मैं कुछ बहुत सी शेयर जगह ठीक करूं, भी करता हूँ बहुत सी। विवेक भाई क्या कह रहे हैं आप? नहीं मैं कह रहा था कि चूंकि इतनी इंकिंग की बातें हो गई हैं जी, तो मैंने जगदीश भाई के लिए ना और अपने दर्शकों के लिए मैंने उनका एक काम पूरा अभी तक जितने भी पेंसिल्स, सारे के सारे नहीं लेकिन लेटेस्ट कुछ तो आदि पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी वॉल पे आदि पर आप जो दिखा रहे हैं ये फ्रेम लगा हुआ है। ओह वाओ, अरे गजब। ये तो मतलब कवर पेज जो आपने इंक किया था वो मेरे पास ही है कॉमिक्स। तो ओरिजिनल लिंक आप ही के पास है, मैं वही दिखाना चाह रहा था लेकिन व्यूअर्स को मैं बता दूं ये सीन देख ये बात इंद्रजीत को हमारे मत कुछ बताया जाए। आर्ट कलेक्टर है जो एकदम से जगदीश जी के साथ संपर्क करेंगे, जैसे कि हाँ हो गया ऑलरेडी, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दी है इंदिरा वांट्स टू नो योर लोकेशन जगदीश जी। वो इंदिरा आएगा और खास वही आर्ट उठा करके लेके जाएगा। कि आपने जो आज है ना गजब की चीज दिखा दिया, आदि पर्व का इंक्ड ओरिजिनल कवर पेज दिखा दिया आपने। ओरिजिनल तो नहीं है ये। अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल तो आरसी का जो ओरिजिनल होता है ना वो तो सारा आरसी वापस चला जाता है। अच्छा, फिर भी ये है कि जैसे आपके घर पे चोरी होने वाली थी, आपके घर पे बचा लिया आपने। चोरी तो नहीं, लेकिन आपके पास रीच करने वाले थे एक बार। जगदीश जी बच गए, इंद्रशीष के कहे से बच गए। जगदीश जी जानते हैं इंद्रशीष को। आर्टवर्क तो ओरिजिनल काफी होता है, पता नहीं ये होता है ना, चक्कर ये होता है कि कुछ एक आरसी का जैसे है कि अभी उन्होंने शो किया है नहीं किया है तो वो ऐसे दिखा नहीं सकते। या अभी मैंने स्टार वॉर्स की है तो स्टार वॉर्स का इशू खत्म करके दिया है तो वो ऐसे दिखा नहीं सकते ना। स्टार वॉर के इंटरनल पेजेस इंक किए हमने, आर्टवर्क तो बहुत कवर है। विवेक जी आपका आर्ट नहीं, ऐड हो गया इंटरनल अभी। पूरे इशू। अच्छा, ये हाँ आप दिखा रहे ये ही आर्ट है ना। हाँ तो इसी के बारे में दिखा रहे थे मैं, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है जगदीश जी की अभी तक हेमंत जी और आपका जो नाग ग्रंथ की पूरी सीरीज को अगर बोला जाए, 5 किताबें निकली हैं उसमें से सबसे प्यारा आर्ट यही है। हम लोगों के ग्रुप में भी सबको यही लगता है। तो मुझे ये जानना था कि क्या जो पेंसिल्स जो आपके पास आए थे, हमने पेंसिल्स भी देखे हैं, शायद प्रथम ने अपलोड भी करे हैं वो पेंसिल्स अपने फेसबुक पेज पे, फैंस ऑफ हेमंत पे। तो क्या ये फाइनल पेंसिल था या फिर कुछ और भी आए थे जो कि डिस्कार्डेड हो गए थे? संजय जी ने कहा होगा कि नहीं इसको नहीं, थोड़ा सा और सुधार करो, थोड़ा सा और कुछ लेकर के। इसके पीछे की कहानी जाननी है कि क्या मतलब ये फाइनल पेंसिल आया हेमंत की तरफ से और आपने इंक कर दिया और ये हो गया, या फिर इसके पीछे और भी कुछ ट्रायल एरर की बातें हैं या कुछ कहानी है? मतलब हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों का सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कि कवर आर्ट है, एक लंबे के बाद एक अच्छा कवर बने। मुझे भी ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने देखेंगे आप मेरे वॉल पे लगा हुआ है, इसीलिए क्योंकि मेरे फेवरेट्स में ये कवर नागराज का। हेमंत जी पे मैंने बहुत कवर्स किए हैं, डबल स्प्रेड 4 स्प्रेड तक किए हैं मैंने। आपने देखे होंगे सर्वनायक सीरीज के 4 वाले फोल्ड वाले कवर आते थे, सब किए हैं। लेकिन ये एकदम से नागराज जो कि मतलब शिवलिंग की पूजा करते हुए सर्पों के साथ, वो एक अलग ही फील था इसमें जब इंक करने के लिए मेरे पास आया था। और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई इसके और ऑप्शंस थे या कि भाई ये वाला करना है वो वाला करना है,
तो मेनली मेरे पास इंकर के पास है ना ऑप्शंस इतने नहीं आते जो नॉर्मली फाइनल होता है ना, जैसे ये फाइनल कवर था तो ये मेरे पास आया। अगर कुछ इसके 3-4 अलग अलग ऑप्शंस बने होंगे तो वो हेमंत जी और जो संजय सर हैं उन्हीं के आपस में होके कि हाँ भाई ये वाला बनाना है, वो उन्हीं के उसमें रहता है, पेंसिलर के उसमें। तो मतलब ये आप लोगों को एक ही पेज आया था हेमंत की तरफ से, और उन्होंने फिर बात ये हुई होगी कि इसी को इंक करा जाए। जैसे अभी संजय सर ने पोस्ट किया था एक, वो शायद आउटरीच का जो कवर है, तो तदम के 8-10 मतलब ऑप्शंस थे, उसमें फिर एक फाइनल हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसे जो मतलब अलग अलग ऑप्शंस फाइनल होते हैं उनमें से कौन सा फाइनल हुआ, इंकर के पास नॉर्मली जो है फाइनल वाला वर्जन ही आता है इंक करने के लिए। अच्छा, मैं एक बार चाहूंगा कि डुग्गल साहब और जीत भाई कुछ बोले, आज एकदम खामोश ही हैं दोनों। मेरा जगदीश जी से सारे टेक्निकल क्वेश्चन तो बाबा विवेक जी और आपने पूछ लिए, तो मेरा एक अलग क्वेश्चन है, मतलब वे आउट ऑफ जो काम और इन सब से अलग जाके, आजकल जगदीश जी एआई का जमाना है, राइट? हर जगह एआई इज लाइक कि आर्टिस्ट और आर्ट कम्युनिटी में, कॉमिक्स कम्युनिटी में जो एआई का जो खौफ घूम रहा है, राइट? एंड काफी जगह जैसे डीसी और मार्वल्स ने तो एआई की आर्ट उन सब पे रिजेक्ट कर दिया कि वो आर्ट को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे या प्रिंट नहीं करेंगे। बट फ्रॉम, वो तो हम एक आर्टिस्ट और उस पर्सपेक्टिव से एआई को देखते हैं, लेकिन एज एन इंकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि मतलब जो एआई, वो तो एआई का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वेदर इट विल हेल्प, आपकी कुछ हेल्प करेगा एज ए इंकर, और मे बी इट्स लाइक कि जो लोग कह रहे हैं कि आर्टिस्ट का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में? देखिए मैं तो खैर इतना मतलब माना सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर उससे आर्ट बनने लग गया तो सबसे मेन तो मतलब जो मायने रखती है वो क्वालिटी है आर्ट वर्क की। ठीक है, एआई में अब जिस तरह से आप एक एक सिंगल पोजेस या वो बना रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कॉमिक्स किस तरह से अच्छी आती है उसमें, जैसे अभी आपने कहा जो उसकी कॉन्टिन्यूअस पावर होती है, जो उसमें स्टोरी टेलिंग होती है, वो कितनी अच्छी आ रही है उसके अंदर। अगर करते हैं उससे अच्छा आएगा तो अब हमारे हाथ में तो है नहीं। ठीक है, अगर पब्लिशर का होता है, पब्लिशर को अगर उससे सस्ता पड़ता है, पब्लिशर को उससे ज्यादा अच्छा काम लगता है, तो हम पब्लिशर को मतलब काम तो मेनली पब्लिशर को कराना है, तो हम उसमें मतलब मैं तो खैर क्या कर सकता हूँ उसमें। तो बस ये जगदीश है जी कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप तो जैसे कि भारतीय पब्लिशर के साथ भी काम करते हैं और वेस्टर्न पब्लिशर्स के साथ भी काम करते हैं, और यहाँ पे जैसे डीसी ने तो साफ कहा है कि हम एआई आर्ट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे। बाकी पब्लिशर्स जो वेस्ट में हैं वो भी क्या यही टेक रखते हैं, या फिर उनका सोचना थोड़ा विपरीत है कि या वो नहीं, ओपन एआई से है? देखिए ये है कि एआई से मेनली है ना कि वो कॉपीराइट इशू बहुत होता है, वो कहाँ से क्या लेके और आपको दे देगा, आपको नहीं पता लगेगा। तो जो बड़े पब्लिशर्स हैं वो इस चीज में शायद हो सकता है कि इस चीज में ना फंस के, और उनके पास इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको मतलब मेनली मैंने देखा है कि आज भी देखेंगे ना तो बाहर के बहुत से डीसी मार्वल के जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, वो देखेंगे आप ओरिजिनल आर्ट पे काम करते हैं, पेंसिल पे, यहाँ तक कि ब्लूप्रिंट पे भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मैंने एक दो में बात हुई थी मेरी, तो उनका ये है जो मतलब अच्छा रिजल्ट ओरिजिनल पेंसिल पे आता है वो ब्लूप्रिंट पे भी नहीं आता उतना अच्छा रिजल्ट, तो इसलिए वो ओरिजिनल पे भी काम करते हैं। तो सोचिए कि वो क्वालिटी मैटर्स करती है उनके लिए, उन्हें लगता है कि एआई जो है मतलब आर्टिस्ट का जो दिमाग है, जो उस तरीके से उसके टेक्निकल हाथ से बना रहा है, जो चीजें निकाल रहा है, ठीक है, एआई में आप उतना डीपली नहीं कर सकते। वो आपको देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन जितनी थॉट से एक आर्टिस्ट काम करता है, एआई तो सिर्फ मतलब जनरेट कर देगा आपके, लेकिन जो क्रिएट करने का काम है वो आर्टिस्ट ही। बेहतरीन लाइन बोली अब मैं आपने, लेकिन क्रिएशन एंड जनरेशन। जनरेशन और मतलब क्रिएशन आपने उसको लिख दिया, जैसे देखिए अभी मैंने डोगा आपको बना के दिया, ठीक है, जो आपने डोगा दिखाया, क्योंकि मैं इंकर हूँ, मतलब मेरा पेंसिल के इतना ज्यादा मतलब टाइमिंग मुझे मिल भी नहीं पाती है इंकिंग से कि मैं पेंसिल पे ज्यादा फोकस कर पाऊँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मन का होता है कि थोड़ी बहुत पेंसिल कर सकूं। तो जैसे मतलब अभिजीत भाई ने कहा, ठीक है, तो ठीक है करा, और भी कुछ एक राहुल दुबे जी ने कहा, उन्होंने कर दिया मैंने, तो पेंसिल का कम मौका मिलता है। मैं अपनी एक कॉमिक बना रहा हूँ, देखी होगी आपने, प्रिंस कॉमिक की है,
प्रिंस कॉमिक की जो कॉमिक है, एक वो जरीनो वो बना रहा हूँ, उस पे भी काम चल रहा है। तो पेंसिल मतलब अब मैं उसमें लिख दूं कैरेक्टर की डोगा खड़ा हुआ है, पीछे ऐसे इमारतें हैं, उसने जनरेट कर दिया। लेकिन उसको बनाना क्या मैंने पोज सोचा है, कैसे गन पकड़ी हुई है, कैसे वो ऑब्जेक्ट्स उसके हैं, बैकग्राउंड में कौन सी इमारत कैसी होनी चाहिए, वो तभी आएगी। तो जगदीश जी देखिए, मतलब बाबा और दादा ने आपको बिल्कुल पकड़ लिया और पूरे आर्टिस्ट की तरह ही आपसे सारे सवाल पूछे, बट आप सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, फैन भी हो, कलेक्टर भी हो, राइट? तो मैं उस तरफ ले जाऊंगा और मैं आपसे ये जानना, मतलब क्योंकि मैंने फेसबुक में देखा है कि आप काफी पोस्ट करते थे, आपके पास बहुत ही मतलब खतरनाक खतरनाक नॉवेल्टीज निकल के आती थी, अरे राइट? तो आप कलेक्टर अभी भी हो कि सिर्फ वही पुराने जो आपके ओरिजिनल है वही आपने रखे हैं? नहीं नहीं, मैं अभी भी कलेक्शन करता हूँ। अभी भी अगर मैं अभी कल ही कुछ नई कॉमिक से खरीद के लाया था, परसों लेके आया था मैं। ये सारा आप देखेंगे ना, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे रैक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरी कॉमिक्सों से भरा हुआ है रैक्स। अरे अरे वाह, ये मेरी गजब। अपनी खुद है, पूरी कॉमिक्सों से भरी हुई है। जगदीश जी वाह। मैंने और जितनी मेरे नजदीक रह सके उतनी नजदीक और मुझे लगता है आप भी मतलब ओरिजिनल कॉपी के मतलब शौकीन है। पूरी। मतलब मैंने देखा है आप हाँ, कलेक्ट करते हैं ओरिजिनल कॉपी, और वो भी मतलब कई बार तो मुझे याद है आपके पास कॉपी होते हुए भी आपने मिंट कंडीशन में ढूंढी है ओरिजिनल और एक कॉपी। क्यों बता जिन बदनाम हाँ, गलियों में आप बिल्कुल। घूमते हो दादा, वहां ये भी दिखे हैं क्या? अरे ये दिखे दिखे इन द बिस्किट सेंस भाई, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाहूंगा, मेरे पे जैसे ये आदत मुझे लगी है, ये आपने प्रदीप सहरावत जी जो है, पहले तो मैं मतलब जो कॉपी मेरे पास है ठीक है, मैं रखता था कि हाँ नहीं है, यहाँ तक कि ओरिजिनल भी मैं दूसरों को मतलब अगर किसी को चाहिए कि हाँ भी उसके पास नहीं है, मैं अपनी कॉपी दे देता था। मेरे पास एक मतलब रखी हुई है कॉपी, मिंट कंडीशन रखी। लेकिन फिर मुझे लगा कि प्रदीप जी से जब मुलाकात हुई, वो रखते थे कि ओरिजिनल सेट डिटेल वाली कॉमिक्स से, हाँ जिसमें सेट डिटेल हो, अच्छी कॉपी हो। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर मुझे ओरिजिनल का वो लग गया कि ओरिजिनल इश्यू होना चाहिए। मतलब ये भी फोमो के शिकार हो ही गए, एक राइट? हाँ, अभी मेरे पास बहुत सी ऐसी 3-3 4-4 कॉपीज होती है, जैसे आपने देखी होगी आक्रोश की। एक कॉपी हुई वो आक्रोश की थी, जो मतलब मैंने जब आई थी आक्रोश 94-5 के आसपास, तब ली थी वो कॉमिक, जी पापा ने जी। ला के दी थी वो कॉमिक। उसके बाद दूसरी और अच्छी मिल गई, मैंने वो भी कलेक्शन में ली। तो ऐसे काफी कॉपीज है जो 2-2 3-3 होती है मेरे पास। मैंने देखा है आपके पास राम रहीम की कॉमिक्स, उनकी तो शायद मतलब 100 के करीब कॉमिक्स होगी, ज्यादा ही होगी शायद उससे। उसका राम रहीम की शायद बहुत एक 122। बार आपने फोटो दिया था, मतलब सारा राम रहीम का ऐसे करीबन ढेर सारी कॉमिक्स थी, सब राम ओरिजिनल। रहीम की जो शायद 122 कॉमिकें आई हैं टोटल, ठीक है। ये आपको तो याद भी है? मेरे पास 105 या 6 कॉमिक्स हैं मेरे पास राम रहीम की। अरे दादा वाह। की दादा की नजरें अटक गई थी उस ये जो स्टेटमेंट का है ना, इससे भी इंदिरा अटैक कर सकता है। वो सिर्फ आर्ट के लिए नहीं, वो कॉमिक राम रहीम के कलेक्शन के लिए भी कर सकता है। वो उतना ही नहीं, राम पागल है मनोज रहीम के लिए। में जैसे मैंने बताया ना, जब स्टार्टिंग में कॉमिक्स से पढ़नी शुरू की थी, तो नागराज पढ़ा। नागराज में था कि भाई पहली कॉमिक में नागराज भी रही। फिर सुपर कांड ध्रुव की मैंने पढ़ी थी, मुझे मौत चाहिए, सबसे पहली कॉमिक। अब अच्छा। वो स्टोरी ऐसी, तो मतलब मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्टोरी लगी थी मुझे उस टाइम, या बिल्कुल। काफी वो जिसमें हैंड्स कि डाउन। जो इमोशनल भी था उसके अंदर, और हर तरीके का एलिमेंट हम्म। बहुत मतलब जुड़ गया था मैं ध्रुव बहुत से। और फिलोसॉफिकल मुझे कहानी है वो, मतलब उसका जो या हाँ कि अगर कोई नए जो रीडर्स हैं, जो नहीं पढ़ते कॉमिक्स, कभी भी कॉमिक्स है जिन्होंने नहीं पढ़ी, अगर उनको भी वो मुझे मौत चाहिए कॉमिक्स दे दी जाए पढ़ने के लिए, और वो पूरी एक बार कॉमिक्स पढ़ ले दिल से, तो मुझे लगता है कि उस कॉमिक को पढ़ने के बाद कोई कॉमिक फैन नहीं होगा। वो इतनी जी। अच्छी कॉमिक है वो। और खास बात उस किताब की ये है कि वो जो कहानी जो लिखी गई है, वो 30 पन्नों की कहानी, बहुत कसी हुई कहानी है। कोई भी पेज, मतलब कोई भी अगर वो किताब पढ़ना शुरू करा ना, वो छोड़ नहीं सकता उस किताब को पूरा खत्म करे बगैर, मतलब क्योंकि इतनी कसी हुई कहानी है और इतना रोमांच भरा हुआ है उस किताब में। और नॉट जस्ट दैट, फिर लास्ट में जो क्लोजिंग चैप्टर जो है, क्लोजिंग फ्रेम जो है, वो बहुत ही मार्मिक है। मतलब ध्रुव के वो आंसू निकाल दे, मतलब इतने जिसकी इच्छा शक्ति इतना मजबूत है
हाँ, मतलब वो टाइटल को ही जस्टिफाई करता है, वो जो आखिरी पन्ना जो है वो टाइटल को पूरा कैसे जस्टिफाई करता है कि मुझे मौत चाहिए, तो क्यों आप पढ़ रहे हो ये टाइटल, आपको लास्ट पेज पे पता चलता है। तो कुछ ही ऐसी किताबें होती हैं। लहू के प्यासे नाम देख के ऐसा होता था कि इसमें कुछ अच्छा मिलेगा। बहरी मौत, मतलब की कहानियां जो थी। अरे आपने जगदीश जी को हमें आई थिंक जो हम कॉमिक्स के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं ना जगदीश जी, उसमें आप एज अ मेंबर भी आइए उसमें इसके बाद, क्योंकि हम अलग से कॉमिक्स के ऊपर भी पॉडकास्ट करते हैं, इसमें 1-1.5 घंटे हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि नाम कोई से एक लेकर फेवरेट आर्ट कॉमिक्स उठा ली, उसी पे हम लोग करीबन मतलब 1 घंटे बातें करते हैं। अच्छा, एक मैं तो घंटा मतलब तो सिर्फ इसमें तो वार्म अप अच्छा, होता है, क्या दादा। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि आप तो अनुपम सर से मिले भी हैं, तो कभी आपने उनसे पूछा कि ये शीर्षक कैसे आते थे, मुझे नहीं, मौत शीर्षक चाहिए? पे तो बात नहीं हुई कभी, लेकिन कैरेक्टर्स पे या उन पे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके उनसे। जैसे मैंने बताया था मुझे, मतलब मुझे मौत चाहिए कॉमिक जो है बहुत अच्छी लगी थी और मतलब दिल से फैन हो गया था उस टाइम पे। जैसे जितना छोटे मैंने पढ़ी होगी शायद मैंने उस टाइम पे मतलब जो सर का नाम भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं शायद उस टाइम 6th क्लास में होऊंगा। तो उस टाइम पे नॉर्मली होता है कॉमिक्स नाम भी जो मतलब आर्टिस्टों के नाम है इतना ध्यान नहीं जाता था। ठीक है, वो तो जब धीरे धीरे और चीजें कि हाँ भी इनका आर्ट अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में नहीं जाता। मैं भी अपनी भांजे को भतीजे को मैंने कॉमिक पढ़ने को दी, उसने लहू के प्यासे पढ़ी थी, वो पढ़ के मतलब हाँ पढ़ ली, अच्छी लगी कॉमिक। लेकिन अगर मैं उससे पूछ लूं कि किन्होंने बनाई है क्या है, तो वो शायद क्रेडिट पे उसका ध्यान नहीं गया होगा, उसको कहानी पढ़नी थी, कहानी पढ़ के और वो हो गया। यहाँ तक कि जितनी डिटेल में जो बहुत से मतलब फैंस होते हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो आर्टवर्क के पैनल लेके उसको डिस्कशन करने लग जाते हैं, तो रीडर जो है, रीडर के लिए कहानी मतलब फिल्म चाहे वो कॉमिक हो, सबसे जो मेन है वो स्टोरी। आर्टवर्क के अगर मैंने एक ध्रुव की बेल्ट है उसमें स्टार लगाना, मैंने स्टार गलत बना दिया ना, एक बार के लिए ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर स्टोरी में कहीं गलती होगी उसको तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई। बहुत ही कीमती बात कही है आपने कि मतलब ये बात सही है, मतलब आर्ट में थोड़ी बहुत गलती है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन कहानी कॉमिक्स की अगर सही ना हो तो फिर क्या फायदा है। कहानी अगर आपके दिल को नहीं छुई, आपको लगा ना कि इतना टाइम मैंने दिया और ये मजा नहीं आया। जैसे मैंने पढ़ी कि जो मैंने बताया प्रलंकारी मणि कॉमिक्स थी, अब ये देखिए मुझे उसमें ना कवर पे नागराज है उसमें, ठीक है, ना उसमें नागराज है, लास्ट के एक पैनल में नागराज आता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ कहानी पढ़ने के लिए कॉमिक्स उठाई थी कि भाई कहानी की किताब है, एक कॉमिक है, और देखिए उस पे मूर्ति के ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कवर पे मूर्ति है ऐसे, ठीक है। तो मैंने कॉमिक्स उठा ली, उसके बाद जो है मैंने जब उसे पढ़ी, उसकी जो कहानी है कि भाई एक ऐसा नागलोक है जहाँ पे एक मूर्ति है, उसमें एक मणि लगी हुई है, दो चोर जो कि जिनको लोगों ने उन्होंने नागलोक के वासियों ने बचाया, ठीक है, उनका इलाज करके उनको ठीक किया, और वो उनको मतलब वहीं पे वो मणि देख के और लेके चोरी करके भाग जाते हैं। तो कहानी बहुत अच्छी थी अपने आप में, इंटरेस्टिंग, तो अच्छी लगी। और उसी हिसाब से फिर मैंने जब और उठाई उस टाइम पे, फिर ये थोड़ांगा नागराज थोड़ांगा काबू किया खजाना, कि किस तरह से हाथियों के हाथी दांत, मतलब पहली बार सुना था मैंने, मुझे उससे पहले नहीं पता था कि हाथी दांत इतने कीमती होते हैं। तभी से मतलब चीजें पता लगने लगी और इंटरेस्ट आने लगा। फिर बहुत कॉमिक से वैम्पायर सामरिक की ज्वाला, मतलब तब से आज तक अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास विराट पर्व आई नहीं है, तो मैंने जो पेजेस क्या कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हो आप? हमने तो यहाँ पे पढ़ करके 3 घंटे की चर्चा करके उसको समाप्त भी कर दिया। और आपको बता दें, हमारी चर्चा में एक बहुत जो अहम मुद्दा ये था कि पता नहीं आप इसकी पुष्टि कर पाएंगे, इस कॉमिक्स में हमें ऐसा लगा कि इसके पहले के 4 पार्ट हमने पढ़े, उसमें आपका काम बहुत ज्यादा देखने मिला हमें, लेकिन हमें ऐसा लगता है इसमें आपका काम हमें थोड़ा कम देखने मिला है। एक तो इसकी वजह होगी बहुत बड़ी बुक है, 200 पेजेस ध्यान नहीं, शायद मैंने 50 के आसपास पेजेस किए हैं या कुछ ऐसे ही कुछ किए हैं, मैंने ध्यान नहीं, मुझे 53 या 50 के आसपास। राइट। तो देखिए आप समझ लीजिए हम लोग कितने फैन है आपके, हम लोगों ने ये किताब देखी, हम समझ गए कि हाँ इसमें लगता है 30-40 पेज के बाद जगदीश जी का काम नहीं है, क्योंकि हम लोग बाद के पेजेस देखने लगे तो हमें पता चल गया कि इसमें बाकी इंकर्स की मिलावट है, या ओरिजिनल जगदीश जी का काम नहीं है। इसमें अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास जो पेजेस आए, जैसे कि इसमें शक्ति का एक पेज है जो शक्ति को बन रही है, ठीक है, वो काफी अच्छा पेज मुझे करने को मिला।
फिर एक जिसमें कि अमानुष वो कब्रिस्तान के अंदर नाच रहा है कुछ, वो अच्छा पेज था काफी। फिर उसके बाद जहाँ पे अप्सरा या विसर्पी के जो मरने का सीन है नागराज के, उसमें सीढ़ियों पे जो मरती है, ठीक है, और एंथोनी जो उसके साथ है, और तौसी जो मारता है, तौसी कालदूत की लड़ाई शुरू होती है, वो मतलब अच्छे सीक्वेंस मुझे करने को मिले इसके अंदर, मजा आया। अभी फ्रेंड फोन किया जा रहा है, उसको मैंने बोला था संडे मार्केट के लिए। अच्छा, आपने कहा था। जी, तो फोन कर रहा है बार-बार। जल्दी ही हम आपको होपफुली फ्री कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ जीत भाई, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? ऑडियंस क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जीत भाई की तरफ जाते हैं। क्या बोलते हैं जीत भाई? दो ही ऑडियंस क्वेश्चन है। तो जगदीश जी, आप सौम्या दास भाई को तो जानते ही होंगे, उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं कि जगदीश भाई को अपने ओल्डर कॉमिक्स या कुछ आर्ट दिखाने को बोलना है इंटरव्यू पे। तो अगर आप कुछ दिखा सकते हैं अभी। अगर पीसी में दिखा दूं चलेगा? पीसी, क्योंकि पेजेस तो ऐसा होता है राज कॉमिक के जो होते हैं ना ओरिजिनल्स, वो तो राज कॉमिक को वापस चले जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं पेजेस सारे, मैं भेज देता हूं। अच्छा, कोई नहीं, तो फिर मैं बाकी एक कवर आप मुझे बताइए मुझे पहले कि एक कवर है जो कि तदम का बनाया हुआ कवर है, अभी शायद सर ऊपर हाथ है शायद वो। अच्छा, तो मुझे पता नहीं सर ने मतलब शो किया है कि नहीं किया है वो। सर नहीं मत, आप मत कीजिए फिर। नहीं तो लगा हम आपको दुविधा में नहीं डालना चाहते। ये यही रखा है मेरे पास आर्टवर्क, लेकिन बस वही है, उसका जो कवर पेज है डबल स्प्रेड है, तदम का बना, बहुत अच्छा लगा मुझे उस पर काम करके, बहुत मजा आया। अगर वो मतलब पब्लिश शो कर रखा हो तो दिखा देता। नहीं कोई नहीं, वैसे भी ऑनलाइन तो देख ही लेते हैं हम लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ले लेता हूँ उनका। वो कह रहे हैं कि आपने बाहर के पब्लिशर के साथ भी काम किया है, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें कि वो कितना डिफरेंट रहता है लाइक इंडियन पब्लिशर के साथ, और क्या हम सीख सकते हैं वहाँ से। इंडियन पब्लिशर जो है वो बाहर के पब्लिशर से कुछ अगर लर्निंग ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, या वाइस वर्सा यहाँ के पब्लिशर से अगर बाहर के पब्लिशर कुछ सीख सकते हैं तो। बाहर के मैं मतलब कहूंगा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी भी जो कर रहा हूँ ना, स्टार वॉर्स कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मतलब भरोसा रखते हैं आप पे, आपके काम को देख के आपको काम देते हैं, आपके काम पे भरोसा रखते हैं, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका काम जैसे आप भेजते हैं उन्हें तो उस पर तारीफ ही, उनके मेल भी आते हैं कि हाँ भी अच्छा लगे, पेजेस अच्छे निकल के आए हैं। पेमेंट इशू कभी नहीं होता उनका, मतलब आज तक मुझे 2014 से मैं काम कर रहा हूँ बाहर पब्लिशर्स के साथ, IDW, ठीक है, सिर्फ एक मार्वल छोड़ के मैंने DC के लिए भी ललित की एक कॉमिक की है, फिर जेनेस्कोप हुए, और आपका डायनामाइट कॉमिक्स, और अभी जो मैंने किया डार्क हॉर्स के लिए की है, जो स्टार वॉर्स की है, डार्क हॉर्स के लिए मैंने इशू किया उनके लिए, तो काफी पब्लिशर्स का मैंने काम किया। और आपके पॉकेट जैक्स कॉमिक है, उनकी काफी इशू की है मैंने, बहुत डिटेल, उनके आर्टिस्ट बहुत डिटेल्ड आर्टिस्ट है, जो मैंने पॉकेट जैक्स का किया है, मार्शियो बेरियो उनके उस पे काम किया, और मतलब बहुत गोल्डन प्रिंसेस नाम की सीरीज है उस पे काम किया, बहुत डिटेल्ड है। ये एक सिफोन नाम की एक कॉमिक्स में देख रहा हूँ, टॉप काउ की। हाँ, टॉप काउ की मैंने, टॉप काउ के भी किए हैं, टॉप काउ की मेरे को मतलब ज्यादा नहीं, 3 इशू में आए थे, कुछ एक पेजेस थे तो वो किए थे मैंने टॉप। वो उनका मतलब शायद था कि जो इंकर था वो किसी कन्वेंशन वगैरह के लिए इधर उधर गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई करो, फिर एक इशू मैंने किया, उसके बाद उन्होंने दोनों इशू आगे के मेरे को दे दिए, अच्छा लगा उन्हें काम। अच्छा, तो टॉप काउ जिनकी की कॉमिक है उस टाइम पे मैं कलेक्ट करता था, जब मार्क सिल्वेस्ट्री इनके काम आते थे उस टाइम पे, कॉमिक के कलेक्ट करना और उनके मतलब वो काम देखना, और उसके बाद टॉप काउ के लिए काम करना। जगदीश जी, एक चीज बताइए, आपने तो इतने इंकर्स का काम देखा हुआ है, आपका आपके फेवरेट इंकर कौन है? मेरे फेवरेट इंकर है स्कॉट विलियम्स। स्कॉट विलियम्स। देखिए मेरे मतलब अलग आर्टिस्टों में मेरे वॉल पे अगर लगे हुए हैं तो स्कॉट विलियम लगे हुए हैं। स्कॉट विलियम्स ओरिजिनल के प्रिंट आउट है, ओरिजिनल तो नहीं है, प्रिंट आउट है। ये मेरा मतलब जॉन रॉयल पे काम है। अच्छा, स्नैकाई, और ये वैम्पायरला, वो सॉरी वैन हेल्सिंग, और यहाँ पे जो लगा हुआ है कुछ आर्ट अगर आपको नजर आए वॉल पे, तो प्रताप मुलिक जी, जॉन रॉयल, ललित शर्मा, डोगा, हेमंत जी नागराज, और एक और जो मेरा फेवरेट कवर है आपको नजर आ रहा होगा, हरी मौत का जी। हरी मौत। ये आपका स्टूडियो है मतलब, जहाँ से आप बात कर रहे हैं अभी,
यही आप वर्क करते स्टूडियो हैं? रूम है मेरा, हाँ इसी कमरे में मैं काम करता हूँ। इसी तो दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ, दीप जॉय सुब्बा जी का है। मेरा वो वर्किंग बोल टेबल है जिसपे कि मैं बैठ के इंक पेजेस करता हूँ। हाँ। तो दीप जॉय सुब्बा जी पूछ रहे हैं, सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, प्लीज आस्क हिम इफ ही डज फील लाइक डूइंग पेंसिलिंग फॉर अ कॉमिक बुक समडे, एंड इफ सो व्हाट जॉनर ही वुड लाइक टू एक्सप्लोर। तो आपने आई थिंक ऑलरेडी बताया आप एक कर रहे हैं प्रिंस पे काम, बट उसके अलावा और कोई आप चाहते हैं करना, और किस जॉनर को आप पेंसिल करना पसंद करेंगे? मैं जैसे प्रिंस कॉमिक के लिए जो कर रहा हूँ वो थोड़ी सी समझ लीजिए हॉरर टाइप की है, उसमें भूत प्रेतों की कहानी, लेकिन मैं किसी स्पाई पे काम करना चाहूंगा, मतलब जो मुझे फेवरेट है मेरा, मतलब जासूसी जो होती है, जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं जेम्स बॉन्ड टाइप की जो जासूसी दुनिया होती है उस टाइप की कॉमिक पे अगर मेरे को मिले तो मैं करना चाहूंगा जरूर। राम रहीम मेरे फेवरेट है, क्रुक बॉन्ड मेरा फेवरेट है, मतलब वो डिटेक्टिव वाले ही काम करते थे, सीक्रेट एजेंट। तो मैं मतलब हमेशा बहुत सी स्टोरियां भी माइंड में है उनको लेके, लेकिन वही है कि उतना टाइम नहीं मिलता कि स्टोरी लिखी जाए और फिर आर्ट बनाया जाए, चक्कर ये है। तो नहीं तो मैं चलते विवेक स्पाई भाई। और नहीं नहीं, एक और सवाल है अमित भाई ऑडियंस का, उनका है क्या? प्रतीक करके कोई अच्छा। है, हाँ उन्होंने पूछा है, किस आर्टिस्ट के पेंसिल्ड वर्क पर इंकिंग करना जगदीश जी के लिए कंफर्टेबल रहा, और किस पेंसिलर के आर्टवर्क पे मोस्ट चैलेंजिंग? अच्छा, सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। कहूंगा किसी पे भी डिफिकल्ट रहा मुझे कभी भी, मतलब इजी तो मैं तो जो ललित जी हैं और हेमंत जी हैं उन पे मतलब मुझे ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि इतना काम मैंने उन पे किया है, मुझे उनकी लाइंस बिल्कुल पता है कि हाँ ये क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो इतना वो नहीं हो। लेकिन डिफिकल्ट जो कहूंगा मुझे थोड़ा सा लगा था, सर बुरा मान जाएंगे। नहीं, अगर आप अनुपम जी कह रहे हैं तो आई थिंक वो बुरा नहीं मानेंगे, वो एक्चुअली एक प्राउड वाली बात है। नरेश कुमार सर थे ना, नरेश कुमार सर, अच्छा, उन पे नरेश थोड़ा कुमार सा सर। थोड़ी उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। अच्छा। बाकी मतलब मजा आता था उसमें भी, क्योंकि मैंने नरेश सर से जब मैं शुरू शुरू में काम ड्राइंग करके दिखाता था, नरेश कुमार सर को मैं दिखाता था काफी काम, लेकिन उनका क्योंकि वो स्टील वगैरह से बनाते थे तो उसमें काफी ऑब्जेक्ट्स काफी चीजें होती थी, तो उस टाइम, और उस टाइम पे ये भी था ना, हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे उन पे काम किया था, स्टार्टिंग के टाइम पे आपकी नॉलेज भी थोड़ी होती है, उनकी नॉलेज मतलब वो हिसाब से पेज बनाते हैं, अब मैं उतनी कम नॉलेज के साथ उस पे मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे चैलेंजिंग लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है पेज करने में। लेकिन आजकल शायद मैं आज करूँ, अब तो बहुत टाइम से मतलब काफी सालों से उन पे काम नहीं किया, अगर आज करूँ तो शायद मेरे को वो ना हो डिफिकल्ट, लेकिन उस टाइम पे मुझे डिफिकल्ट लगती थी उनकी थोड़ी सी पेंसिल। लेकिन उसमें भी मैंने एक अपने जॉनर की कॉमिक की उनके पे, तो वो बहुत इंजॉय किया। आपको याद होगी गाड़ी बुला रही है कॉमिक्स, गाड़ी बुला रही है, तो वो मैंने की थी, वो पूरी कॉमिक मैंने की थी, गाड़ी बुला रही है उनकी इंक। लेकिन आप वो देखेंगे उसमें मतलब मैंने अपने ही चीजें लगा के, क्योंकि मेरा हॉरर मुझे पसंद है, हॉरर में मतलब वो मैंने अपनी चीजें निकाली, अपने इफेक्ट पे काम किया, तो बहुत अच्छा लगा। एक बात मेंशन करना चाहूंगा, आपने ऐसी कॉमिक का नाम लिया बगैर मेंशन किए मैं रह नहीं सकता हूँ। ये 2000 मेरे ख्याल से या 2007 की बात होगी, तब वो राज कॉमिक्स की वेबसाइट से ऑर्डर करते थे हम कॉमिक्स। तो क्या हो गया था, मैंने ऑर्डर की थी करीबन 10-12 कॉमिक्स, उसमें थी ये कॉमिक्स गाड़ी बुला रही है, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या होता था, उतना तो ऑर्कुट आया था, फेसबुक तो उतना कुछ मतलब था भी नहीं, तो ऐसा डायरेक्ट मतलब राज कॉमिक से बात करने का कोई जरिया नहीं था। ऑर्डर कर दिया, वेबसाइट से बैठे हैं, कॉमिक्स आ जाएगी बाई पोस्ट। तो क्या हुआ कि राज कॉमिक्स वाले मेल करते थे कि ये कॉमिक्स अवेलेबल नहीं है, कोई और कॉमिक्स से रिप्लेस कर दे क्या। तो मुझे मेल आया गाड़ी बुला रही है अवेलेबल नहीं है, कोई और कॉमिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपना निराशा जता के कहा कि ठीक है भाई, कोई ये वाली दूसरी कॉमिक डाल दो। इसके 3-4 दिन बाद मुझे याद है संजय सर ने मुझे फोन किया था मेरे सेल पे, हैदराबाद में था मैं उसमें। उन्होंने मुझे कहा था ये कॉमिक्स मैंने अरेंज करा दी है आपके पैकेट के लिए। मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, तो पहली बार मैंने फोन पे बात की थी उनसे, और मुझे जस्ट इस बार इस चीज के लिए कॉल की थी, बताने के लिए कि ये कॉमिक्स अवेलेबल करा दी है, एक कॉपी मिल गई है और तो आपको मिल जाएगी। तो इस लेवल पर ट्राई कर रहे थे सेल्स को एंड पाठकों को जोड़ने का उस वक्त। तो
खैर उस वक्त मैं उतना ज्यादा क्रेडिट्स तो देखता नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि आपने वो कॉमिक्स ड्रॉ किए, लेकिन आज आपने ये मेंशन किया तो याद आ गई ये बात। वो पक्का नरेश जी संजय पे किया गुप्ता था। जी ही थे, वो वही थे। मोहनजॉय गुप्ता जी नहीं थे। मैं इसको बताना चाहूंगा, संजय सर इस चीज में बहुत वो है, क्योंकि मुझे भी जैसे ही याद आ रहा है, उस टाइम पे क्या था, नागायण का जो फर्स्ट कलेक्टर एडिशन आया था वो खत्म हो जी चुका था। जी जो फर्स्ट वाला आया था जिसमें ललित का कवर था, जो मैंने और ललित ने किए थे और प्रदीप सहवाग जी ने कलर किया था उसे। तो वो कवर भी मतलब मुझे था कि ओरिजिनल वाला मिले मुझे, तो वो खत्म हो चुका था। तो संजय सर को मैंने बताया, मैंने कहा सर मुझे ये वाला कवर चाहिए था और मतलब कॉमिक खत्म हो गई है। तो उनके अपने रैक में जो उनके इशू लगे होते हैं अपने कलेक्शन के, तो उन्होंने एक उसमें से मुझे दिया था वो, कि हाँ ये कोई नहीं तुम रख दो। राइट। तो वाह। सर इसमें बहुत हुए हैं। Yeah. आपने भी काफी अच्छा लगा रखा है विश्वजीत भाई, आपके घर में काफी अच्छे पोस्टर्स दिख रहे हैं। हाँ। जी ये जो पोस्टर्स हैं ये नील एडम्स नील के आर्ट एडम्स। के प्रिंट आउट्स हैं बेसिकली, लेकिन साइंड है उनके द्वारा। अच्छा। तो नील एडम्स के जो मतलब स्टूडियो से उनके डॉटर्स अभी जो उनका आर्ट वगैरह है वो सेल वगैरह चलाते हैं या प्रिंट आउट्स वगैरह, तो मैंने उनसे मंगाया हुआ था ये। वो मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि आपके फेवरेट मतलब इंकर कौन है। अब इस बहाने बता दीजिए आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है कॉमिक्स के। फेवरेट आर्टिस्ट मेरे मतलब मैं कहूँ तो मुझे जॉन बैन का काम बहुत अच्छा लगता है। जॉन बर्न का। यस, जॉन बर्न। हम लोग भी बहुत फैन है जॉन बर्न सर के। आपको आपको पता है उनका एक एक्समैन एल्सवेन करके एक बुक आ रही है उनकी, जो उन्होंने पहले ऐसी फैंस के लिए ड्रॉ किया था। मतलब मार्वल ने उनको काम सौंपा नहीं था, वो खुद से बना के उन्होंने अपने पास रख लिया था कोविड के दौरान। तो फिर अच्छा। उसको ऐसे क्या कहते हैं उनकी वेबसाइट पे रिलीज करते थे। वो अभी इतना मतलब फैंस को उनका वर्क इतना पसंद है कि उन्होंने डिमांड की मार्वल से कि इसे ऑफिशियली प्रिंट की जाए। तो अभी वो किताब आ रही है अगले अगले साल के, अब तो 26 आ ही गया, जून में शायद वो रिलीज होगी, और वो एक्समैन एल्समैन करके 3 हार्ड कवर में वो बुक आएगी। तो उन्होंने मतलब जब अपना ओरिजिनल काम किया था एक्समैन के लिए, और एक पॉइंट पे आके छोड़ दिया था काम कि इतना मैंने कर लिया है, अभी मैं आगे, दूसरे आर्टिस्ट आ गए थे, उनका क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गया था, वो छोड़ दिया था। उन्होंने 20 इयर्स बैक जाके वहीं से जाके फिर से कहानी आगे बढ़ानी शुरू की, जो कहानी वो कह रहे थे, जो उनकी जो अनटोल्ड स्टोरी थी। तो ये एक्समैन एल्समैन उस कंटिन्यूटी में है। यहाँ पे तो ऐसी बहुत से मतलब डिफरेंट चीजें होती है जो आई होप हमारे इंडियन कॉमिक्स में भी हो आगे जाके कभी, मे बी। एक आर्टिस्ट और मैं बताना चाहूंगा जिनका मैंने काम तो मतलब मुझे कमी, कॉमिक का काम कमी दिखाई दिया है। उनके पोस्टर्स और स्टिकर्स या जो है काफी आर्ट दिखा है, लेकिन कॉमिक जितनी उनकी मैंने देखी मतलब फैन हुआ कि भाई बहुत अच्छा काम है। जॉस लुइस गार्सिया लोपेस जो है, अरे होजे लुइस गार्सिया अरे यार, ये हम लोग विवेक मिल के भाई आए उनके हैं। बहुत बड़े फैन है। मतलब मैं भी मतलब कम काम जितनी कॉमिक मेरे को देखने को मिली वो कम ही देखने को मिली, लेकिन जो भी काम देखा उनका बेस्ट काम था, वो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास उनके पेंसिल्स मैंने देखे थे, कहीं पे शेयर हो रखे थे, गूगल पे देखे, तो मैंने उस वेबसाइट पे जाके बहुत उनके पेंसिल स्केचेस मिल गए अच्छी क्वालिटी में, तो मैंने अपने पास सेव कर लिए। जो उन्होंने याद होगा आपको, सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, बैटमैन, उनके पोजेस बना बना के वो कर रखे थे। तो बहुत सुंदर, वो सिंपल आर्ट, सुंदर आर्ट बहुत ही। जी, ये उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों को। हाँ, विवेक मैंने भाई देखा और था शायद आपने मैं मिल फोटोग्राफ चुके हैं उनसे। फोटोग्राफ किया था। जी जी, हाँ 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 हाँ। ये एक बेहतरीन कॉमिक्स है उनके द्वारा बनाई गई। एक मुझे सेंडर एंड एश वाली जो है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ टाइमिंग इतनी खराब है, सोचिए जी, कि जीत भाई के यहाँ लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया वहां पे। यूएसए में। ये आप ही के यूएसए में। सोचिए जगदीश जी, ये भी संभव हाँ, हो रहा है। तो क्योंकि वो स्पेशल सरप्राइज भी रखे थे जगदीश जी के लिए। जी
तो कह रहे हैं कि मैं ही दिखा दूं वो सरप्राइज, लेकिन अब चूंकि मैं प्रेजेंटर नहीं हूँ, प्रेजेंटर भी जीत भाई ही थे तो प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे, तो हालांकि मैं अपने स्क्रीन से एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। मैं अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो मैं बता दूं जगदीश जी, क्या होता है कि हमारे पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए हमारे दोस्त जीत भाई क्या कहते हैं, वो जीत भाई भी आर्टिस्ट है, लेकिन वो आर्टिस्ट है एक्शन फिगर्स के। तो इस तरह के जो एक्शन फिगर होते हैं उनको कस्टमाइज करके वो ब्लैंक एक्शन फिगर आते हैं, उनको कस्टमाइज करके वो कैरेक्टर बनाते हैं खुद, उस पे काम करके। तो हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आता है जीत भाई उनके लिए उनका एक एक्शन फिगर बनाते हैं। तो जीत भाई ने आपका एक्शन फिगर बनाया हुआ है, जगदीश कुमार एंकर। ओके। और जी, और अच्छा। बाकायदा उसको जो एक्शन फिगर होती है ना, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक एक्शन फिगर है, ये कार्ड पे आई है, तो उन्होंने ये कार्ड 3D प्रिंट करके कलर करके बिल्कुल बाकायदा से ऐसा बनाया हुआ है आपका एक्शन फिगर। और ओके। और वो आपको और इतना ही दिखाना नहीं, चाहते थे एज ए सरप्राइज। हाँ जगदीश जी, इतना ही नहीं, मतलब ये सुन के इतनी खुशी हो रही है, तो देख के तो और खुशी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत करना किसी मतलब उसमें। जी बिल्कुल, बहुत बारीक काम है और बहुत ही डिटेल में काम है। और वो अल्टीमेटली जब वो इंडिया जाते हैं, साल में 2 साल में जब भी उनका जाना होता है, वो शिप करते हैं वो एक्शन फिगर आपके जो गेस्ट है उनके एड्रेस पे। तो हमारे यहाँ जो भी अब तक आया हुआ है सबको हमने उनका ही एक्शन फिगर बना के इस तरह से दिया हुआ है लेकिन अभी तो वो है नहीं स्वागत यहाँ, तो करूंगा हम आप, कुछ कर नहीं सकते। मुझे खुशी होगी कभी भी आप दिल्ली आए जी तो कॉल कीजिएगा मुझे, और जरूर यहाँ स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो है, इसमें जरूर आइएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जो विश्वजीत भाई ने जो भी कहा वो एकदम सही कहा। उसमें बस मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि ये एक्चुअली जीत भाई का प्रयास है कि जितने भी इंडियन कॉमिक बुक आर्टिस्ट्स हैं उनको वो ऑनर करें, उनको एक सम्मान दे। तो उन्होंने इसका एक टाइटल भी रखा हुआ है, द जेम ऑफ इंडियन कॉमिक बुक्स। जी तो उसके अंदर मुझे लगता है इससे पहले तडम का एक्शन फिगर बन चुका है, विवेक गोयल का बन चुका है, फिर रविराज आहूजा का, अपने वो बहुत लोग आए थे, कई लोगों का बना हुआ है। तो उसमें से हम सबने ये सोचा है कि जगदीश जी का भी एक होना चाहिए, क्योंकि जगदीश जी भी एक अपनी एक अलग ही एक हुनर रखते हैं इस इंडस्ट्री में, जो कि एकदम डिस्टिंक्ट है बिल्कुल उनके जैसा ही। तो फिर इसीलिए उन्होंने रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके वहां इलेक्ट्रिसिटी चली गई, वरना वो दिखाते हैं यहाँ पे वो एक्शन फिगर और पूरा जो पैकेजिंग वगैरह है वो सब धन्यवाद कुछ दीजिएगा, हाँ उनको मेरा राइट, धन्यवाद दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड बिल्कुल थैंक यू फॉर कमिंग जगदीश जी। मैं Yeah. आपको और नहीं रोकूंगा, आपको कहीं जाना है, आपको अब हम चलिए दोबारा जस्ट जरूर होप कि मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, होपफुली अगेन विल मीट वेरी सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा Thank लगा you, मुझे, thank you, धन्यवाद thank you. बहुत। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू जगदीश। हम लोग फिर से बुलाएंगे जगदीश जी, वैसे भी 1 घंटे लेकिन में हमारा कुछ हाँ, होता फिर नहीं एक बार और आ जाना आपको, यही है। मैं भी थोड़ा सा मतलब जो है क्या सकते हैं, मतलब जो थोड़ा होता ना कि हेजिटेशन होती है, तो थोड़ा नॉर्मल हो गया। नहीं, कोई नहीं।